क्या हाल बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? उम्मीद करता हूं कि अब तक हर तरीके से आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी के नियर बाय पहुंच चुके होंगे। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है बच्चों, हमारे इस चहीते प्लेटफॉर्म पर यानी कि फिजिक्स वाला प्यार भरा प्लेटफॉर्म जो हमारा है, इस पर आज हम करने जा रहे हैं अपने एग्जाम्स की तरफ नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? आप पीछे देख रहे होंगे कि भाई हम शुरू करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीक्वेंस सीरीज, जहां पर आपने आज तक जो कुछ पढ़ा, जो कुछ भी टीचरों ने पढ़ाया, सबने सिखाया, सब जितनी मेहनत करनी थी कर ली। अब क्या है कि जो प्रैक्टिस जो साथ में चाहिए ना, वो बहुत जरूरी है। भाई कब तक आखिर चैप्टर चैप्टर करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे? ठीक है, कितनी बार? 10 बार, 20 बार, 50 बार, कितनी बार? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जब तक टेस्टिंग ना हो तो आदमी को पता कैसे चलेगा कि वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे और एंड मोमेंट पे बोर्ड का पेपर ही दे के आओगे और बीच में टेस्टिंग नहीं हुई, तो पता चलेगा कि भाई वहां जाकर सीधे लुढ़क गए। तो लुढ़क गए इन द सेंस, जो बच्चे बिल्कुल मेहनत करके एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुके हैं और जिनको ये पता है कि हमारे जो परसेंटेज 98 99 आने वाली है, हो सकता है उनकी 95 पे आके रुक जाए, और जिनकी 80 आने वाली थी हो सकता है उनकी 75 पे आके रुक जाए, 70 वाले 65 पे आके रुक जाए। तो ये डेप्रिशिएशन हो ही क्यों? तो क्यों ना उस बीमारी को पहले ही सॉर्ट आउट कर लिया जाए, उन टेस्टिंग को पहले ही कर लिया जाए, क्वेश्चंस पढ़ लिए जाए और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस कदर इस लेवल पे की जाए कि आपको ना पूरा चैप्टर ही कवर हो जाए। तो इसमें दो तरीके के काम हो जाएंगे कि आपको चैप्टर ही रिवाइज हो जाएगा और आपके जो है क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। तो उसी उम्मीद के साथ मैं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर अपनी इस क्लास में, अपने इस चहीते प्लेटफॉर्म, प्यार भरे प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर आपका बहुत बहुत वार्म वेलकम करता हूं। और देखना कि आज जो हम करने जा रहे हैं ना, उसमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाली है। सबसे अच्छी बात है, बड़ी बड़ी थ्योरी से आज बच जाओगे, छोटी छोटी थ्योरी देखने को मिलेगी, क्वेश्चंस मिलेंगे उनकी। हालांकि थ्योरी उन चैप्टर से ही है, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत शॉर्टकट होने वाला है, कुछ बहुत लॉन्ग में जाने वाला है। सब कुछ बड़े सटीक तरीके में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, क्वेश्चन देखोगे, और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। जी हां, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस क्वेश्चंस की सीरीज हम करने जा रहे हैं अपने उन 10th क्लास के बच्चों के लिए जो बिल्कुल तैयार बैठे हैं हाथ में पेन लेके कि एग्जाम आ जाए। तो एग्जाम मानकर ही इसको करना। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक, यानी कि पावर शेयरिंग। तो बच्चों जो पावर शेयरिंग आप पढ़ने जा रहे हो, इसका बेसिक सेंस बता दूं कि पावर शेयरिंग सबसे बेस्ट सूटेड होती है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक अप्रोच में, और ऐसी सोच में जहां पर लोग इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब पावर शेयरिंग अगर आपको करनी है तो आपको यह फेथ रखना होगा कि सामने वाले को पावर दी जाए, जितना मैं बड़ा हूं उतना सामने वाला भी बड़ा है। जैसे हमारी इंडिया में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, पावर को शेयर करके ही आप डेमोक्रेटिक कंट्री कहला सकते हो, डेमोक्रेसी में विश्वास रख सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते तो आप ऑटोक्रेटिक हो, आप ऑटोक्रेसी में बिलीव रखते हो। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हो बच्चों, एकदम डिजाइन से लेके आया हूं। पहली बार देख रहे होंगे कि जोगिंदर सर इतना डिजाइनर काम करके ले गए। मैंने कुछ नहीं किया है, ये मेहनत उन टाइपिस्ट और डीटीपी की है जिन्होंने इसको पूरा बनाया। सिर्फ कंटेंट मेरा है, मेहनत उनकी है, यानी कि हम मिलजुल के काम कर रहे हैं और आपको भी वैसे ही करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? बेल्जियम इज स्मॉलर इन एरिया देन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बेल्जियम की जो टोटल डायमीटर, जो पूरा वो उनका टेरिटरी है, वो कितनी है? और पहली बात यहां पर आपसे ये वो नहीं पूछ रहा है, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी। बात यह है कि किस स्टेट के जितना है या उससे छोटा है, हमें वो देखना है। अब स्टेट के बराबर भी नहीं पूछा है, डायरेक्टली पूछा है स्मॉलर। तो हमारे लिए क्या है? बेल्जियम स्मॉलर स्टेट, यानी कि स्टेट ऑफ इंडिया से किससे? तो बच्चों ये है हरियाणा से। अगर मैं बात कर लूं तो लगभग 30,688 किलोमीटर स्क्वायर जो है ना, वो दायरा है। ठीक है, किसका? ये आपको ये पता चल रहा है किसका भाई? हरियाणा का। इससे छोटा ही है दायरा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते बच्चों। बेल्जियम हैज बॉर्डर्स विद विच कंट्रीज? आपके सामने एक तरफ नक्शा है, अगर इस नक्शे को ना देखो तो आपके पास ऑप्शन है दूसरी तरफ, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, और ऑफ दीज। फिलहाल तो बात यह है कि आंसर यही है, ऑल ऑफ दीज। बट अगर बताएं इसके अलावा तो आपको लग्जमबर्ग है, फ्रांस भी यहीं पर है, स्विट्जरलैंड भी इससे ज्यादा दूर नहीं है ना। तो ये कुछ और छोटे मोटे नहीं है, कहेंगे बड़े इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं जो बेल्जियम के पास आते हैं। अब आते हैं हम अपने नक्शे पर।
तो बेल्जियम के यहां पर जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो कट हो रखा है, ये तो बेसिकली यूके है, और ये है बेल्जियम, ये नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्जरलैंड इधर थोड़ा नीचे, जो कि शायद नीचे निकल के चला गया है ना, तो मैं उस पर नहीं जाना है। तो बेल्जियम के सारे पोर्शन में आपको दिख गया। अब जो नीदरलैंड है वो नॉर्थ में है बच्चों, और जो जर्मनी है वो ईस्ट में है, और लग्जमबर्ग आप देख पा रहे हो कि भाई किधर है, ये साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है। और अगर एक और नेशन ले लेते भाई बेल्जियम के नीचे, तो फिर फ्रांस जो है उसे भी रख लेते हैं, वो कहां है, साउथ में है। तो आपने देखा कि बेल्जियम के आसपास कौन कौन से नेशन है, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड। ठीक है बच्चों, नक्शा अगर याद रखोगे, मैप याद रखोगे तो बेटर है अगर हम ऐसे डायरेक्शन वाइज कर ले, क्योंकि मैं ये बिलीव रखता हूं कि नक्शा हर समय याद होना जरूरी नहीं है, बट आपको सटीक जगह पता है और आप एक्यूरेट फिगर नहीं बना पाए तो वो बात अलग है, बट सटीक जगह पता होना एक्यूरेट, तो वो ये हो जाता है कि आपका इस डायरेक्शन में जो है क्या आ जाता है, ये आपका आ जाता है भाई बेल्जियम। अब नॉर्थ में इसके क्या है, एन फॉर नॉर्थ, एन फॉर नीदरलैंड। ईस्ट में आपका जर्मनी, ई है जर्मनी, और नीचे जो है वो है फ्रांस, स तो साउथ। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से करना है, थोड़ा सा समझना होगा। तुम्हारा करेक्ट आंसर फिलहाल के लिए है ऑल ऑफ दीज। बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कितना बेहतरीन तरीके से आ रहा है, देख रहे हो कितना डिजाइन विजाइन एकदम बन के आ रहा है। इतना इसका स्कूलों में अगर ऐसे टीचर सब पढ़ाए ना तो मजा ही उठ आ जाए, बिल्कुल मजा आएगा कि भाई कितना क्रिएटिव है। तो सबसे अलग आते हैं क्वेश्चन पे, 59% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम लिव्स इन विच रीजन। देखो बच्चों, टोटल है 100% पॉपुलेशन, 59 की आपने बात कर ली, बचा कितना, एक और आपका आता है 40, फिर बचता है 1%। ये इस तरीके से इन्होंने ना टोटल डिवीजन दिया है, इसको मिटाना पड़ेगा। देखो बच्चों, अब ये थोड़ा सा स्टाइलिश हो गया आज। टोटल 100% की बात हो रही है, 100% को कुछ इस तरीके से बांटा उन्होंने, 50, 40 एंड 1%। अब हमारा जो क्वेश्चन है फिलहाल वो इसको लेकर है कि 59% जो है, 59% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम लिव्स इन विच रीजन। तो बच्चों आपने देखा होगा कि दो रीजन बने थे, एक तो था हमारा फ्लेमिश रीजन, है ना, और एक हमारा क्या था बच्चों, कमेंट सेक्शन बताते रहो, वोलोनिया रीजन। यहां पे जगह नहीं बची इसलिए दो रीजन बता रहे हैं। अब जो फ्लेमिश था तो एफ से स्टार्ट है, तो यहां पे फ्रेंच नहीं बोल रहे थे, यहां पे जो भाषा बोलते थे वो कमेंट सेक्शन बताओ, आगे आने वाला है ये क्वेश्चन, वो क्या भाषा बोल रहे थे, वोलोनिया में क्या भाषा बोली जाती थी। बट बहरहाल क्वेश्चन ये कहता है 59% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन विच रीजन। तो 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश में थी, यानी कि जो 40 है ये तो फ्लेमिश हो गया, जो 40 है वो कौन सी है, डच स्पीकिंग, और जो 1% है वो क्या है, वो है जर्मन्स। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 59 है, फ्लेमिश है। अगर 40 होता तो हम डच कर देते। ठीक है, तो फ्लेमिश रीजन की बात हो रही है, और अगर यहां 40% के लिए पूछा होता तो हम वोलोनिया कर देते, क्योंकि डच वोलोनिया में है और फ्लेमिश जो आपको पता ही है कहां पर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजनल लैंग्वेज ऑफ द फ्लेमिश रीजन इन बेल्जियम। देखो फ्लेमिश रीजन अभी हम करके आए हैं कि भाई दो तरीके के रीजन थे, एक तो था आपका फ्लेमिश और एक था आपका क्या, वोलोनिया रीजन। फ्लेमिश में जो है कौन सी भाषा पूछी, अब यही पूछ रहा है, विच ऑफ द ऑफिशियल या रीजनल लैंग्वेज ऑफ द फ्लेमिश रीजन इन बेल्जियम। फ्लेमिश एफ से स्टार्ट है, दो भाषाएं आप देखना, एक आपको फ्रेंच नजर आएगी और एक आपको डच नजर आएगी। बेसिकली आपने चैप्टर में यही दो लैंग्वेज पढ़ोगे जब आप बेल्जियम का पूरा हिस्ट्री, बेल्जियम की पूरा कंट्रास्ट जानोगे कि हाँ भाई वहां क्या कंपैरिजन चल रहा है। तो मेनली दो स्पीकिंग कम्युनिटी है वहां पे, एक तो फ्रेंच है एक डच है। अब रीजन भी दो ही है कि फ्लेमिश है और वोलोनिया है। अब जो एफ से स्टार्ट है ना उसमें भूल कर भी फ्रेंच मत लिखना, एफ वाली चीज यहां कर देना और इसकी बची हुई चीज ऑटोमेटिकली यहां जाएगी। यानी कि वोलोनिया तो बोलता है क्या, फ्रेंच, और फ्लेमिश क्या बोलते हैं, डच। अब देखो अपना क्वेश्चन, कौन सी रीजन पूछ रहा है, रीजनल लैंग्वेज ऑफ फ्लेमिश, फ्लेमिश की भाषा कौन सी है, डच। हमारा करेक्ट आंसर डच उनकी रीजनल लैंग्वेज है। इसका मतलब वोलोनिया की जो रीजनल लैंग्वेज है वो क्या है, फ्रेंच। समझ में आ गई बात। इनका परसेंटेज कितना है बच्चों, 59, 40। अब जो 1% है वो बच गए, अदर्स वो भी देखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ब्रसल्स। अब देखो जब यूरोपियन, ब्रसल्स की एक अच्छी बात और है, जब यूरोपियन कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस बना रही थी, किसका, यूरोपियन यूनियन का, जब यूरोपियन यूनियन बन रहा था तो उसमें ब्रसल्स को जो है हेडक्वार्टर चुना गया था।
ये उनमें अपने आप में एक अच्छी बात थी। अब अच्छी बात इसलिए थी क्योंकि इस एरिया में जो डिवीजन है, जो लड़ाई है, वो कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं हुई थी। सरकारों का मानना था कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा तो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड होगी। बट वहीं दूसरी तरफ क्या देखा आपने कि भाई श्रीलंका तो यार मानता ही नहीं है। उनको लग रहा था कि जो बहुमल है, जो मेजोरिटी है, अगर वो राज करे, वो दूसरे को दबा दे तो बहुत अच्छे से नेशन चल जाएगा, डर के मारे, दूसरों को डरा कर, जो कि पॉसिबल नहीं है। रीजन ये है कि जब आपको ये पता है कि आपको फ्यूचर में लड़ाई नहीं चाहिए, आपको फ्यूचर में दंगे नहीं चाहिए, तो आपको आज से ही ना डेमोक्रेटिक सिचुएशन क्रिएट करनी होगी, आपको पावर्स बांटनी होंगी। अगर आप नहीं बांटोगे तो उससे क्या होगा, सामने वाला फिर राइट्स के लिए लड़ाई लड़ेगा, सामने वाला फिर रिवॉल्ट करेगा, मूवमेंट्स होंगे, फिर आपकी जो डेवलपमेंट है, फिर जो आपकी कुर्सी है, वो छिन जाएगी। तो ऐसे ही नहीं चलता। ये डेमोक्रेसी में बिलीव करना एंड डेमोक्रेसी को सस्टेन करना और डेमोक्रेसी को चलाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल भी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पे आगे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल? इनमें से कौन सी कम्युनिटी रिच थी एंड पावरफुल थी? तो हम जानते हैं कि भाई 2 तरह की कम्युनिटी थी। एक तो थी हमारे सामने डच बोलने वालों की और एक थी फ्रेंच बोलने वालों की। तो आपने अच्छे से पता है कि भाई हमारे पास जो जनसंख्या है वो कैसे चल रही है कि भाई 59% हमारे पास है, 40% हमारे पास है, देन 1% है। ये तो हमने किया था कितना, 99 का, 1% इधर उधर के भी थे, है ना। तो हमने वही देखा। तो अभी जो इन रिच डोमिनिटी की बात हो रही है, रिच कम्युनिटी की बात हो रही है, तो अगर उसको हम देख लें तो उसमें कौन सी कम्युनिटी है? डच है, फ्रेंच है, कौन सी है? तो बच्चों फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। इसी वजह से डच को इशू था। डच को इशू इस बात का था कि भाई मेजोरिटी जो है हम है कंट्री में, डच मेजोरिटी में था पूरी कंट्री में, बट माइनॉरिटी था कैपिटल में, यानी कि जो ब्रसेल्स था। अब आप समझो, अगर मैं अपने देश के नेशन के एग्जांपल से समझाऊं तो पूरी कंट्री में एक पॉपुलेशन, एक भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। सपोज सब लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी वालों की ज्यादा है, बट दिल्ली में इंग्लिश बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। तो क्या होगा, हिंदी वाले ये बोलेंगे यार एक बात बताओ, पूरे देश में तो हम हैं ज्यादा, यहां तुम छोटे से हो, तो ये तुम कैपिटल में तुम्हारी क्यों चलेगी, हमारी चलनी चाहिए। अब यही टसल, यही तो फाइट थी जो ब्रसेल्स में जाके नजर आई थी। और ब्रसेल्स में उनको यही लगा कि भाई ये क्या है, हम पूरे देश में सबसे ज्यादा है, तुम कैपिटल में यार अपने आप को दिखा रहे हो, तुम कैपिटल में ज्यादा, उससे होता क्या, कैपिटल इतना सा है, पूरे देश की संख्या देखो ना, पूरे देश की पॉपुलेशन देखो, हमारी ज्यादा बोलने वालों की। तो रिच, रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल जो थे वो फ्रेंच थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री द टेंशन बिटवीन द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज मोर एक्यूट? मैंने आपको अभी स्टोरी बताई कि डच और फ्रेंच में एक लड़ाई थी। वो क्या थी कि मेजोरिटी को लेके, शुरुआत में तो यही था भाई मेजोरिटी को लेके। जो आपको पता है कि डच एंड फ्रेंच, अब जो ये फ्रेंच वाले लोग हैं, इनका थोड़ा सा सीन कैपिटल में जाके अलग हुआ था, यानी कि ब्रसेल्स में जाके अलग हुआ था। ये लोग वैसे तो मेजोरिटी में थे, बट जब कैपिटल की बात यानी ब्रसेल्स की बात थी, वहां पर ये माइनॉरिटी में थे। वहीं फ्रेंच जो है वैसे तो माइनॉरिटी में था, बट जब कैपिटल की बात थी तो वहां पर क्या थे, वहां पर ये मेजोरिटी में थे। अब प्रॉब्लम तो यही है ना कि जिसकी तादाद पूरे देश में ज्यादा है, कैपिटल में अगर उसकी कम हो गई तो लड़ाई तो होगी, लड़ाई होगी, फाइट होगी, राइट्स के लिए लड़ाई होगी, इशू बना। तो ये सारी लड़ाई उनको कहां पर दिखी थी? ब्रसेल्स में। ब्रसेल्स यानी कि क्या, कैपिटल में। और जहां पर हमने क्या देखा, जो डच लोग हैं उनको इशू हुआ कि भाई हमारी जो मेजोरिटी है पूरे देश में वो ज्यादा है और कैपिटल में कम है, ये बात सही नहीं लग रही यहां पर कि इनकी चली जाए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट आगे हमारा क्वेश्चन 8, व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन द कैपिटल ब्रसेल्स फॉर द डच स्पीकिंग कम्युनिटी? यानी कि उनके लिए जो ब्रसेल्स जो कैपिटल थी, डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए क्या इशू था? जवाब दो कमेंट सेक्शन में, अभी अभी बताया है आपको। जवाब नहीं दोगे ना तो फिर मजा नहीं आने वाला, और मजा नहीं आएगा ना तो फिर क्लास बोरिंग लगेगी। फिर आप कहोगे सर अरे हमने तो बीच में इंस्टाग्राम चला लिया। अरे इंस्टाग्राम नहीं चलाना, फिजिक्स वाला ग्राम चलाना है इस समय, इस पे जोर देना है, यहां पढ़ाई कर रहे हो आप, बातें इंपॉर्टेंट करनी है। तो बच्चों बताओ, क्वेश्चन सोचो एक बार, दिमाग लगाया करो बीच में कि भाई आखिर 3-4 बातें निकल के आएंगे प्रीवियस 5-6 क्वेश्चनों में। अब उसी का एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है, हालांकि वो बात
हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा सा ताकि आप पूरा देख पाओ कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन द कैपिटल ब्रसल्स फॉर द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। यानी कि जो कैपिटल थी बेल्जियम की ब्रसल्स, उसमें डच लोग जो थे, जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे, उनको क्या इशू था, किससे? फ्रेंच बोलने वालों से। आपके सामने ऑप्शन है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट माइनॉरिटी इन द कंट्री बट मेजोरिटी इन द कैपिटल, कि वो लोग जो है पूरे देश में कम थे पर कैपिटल में ज्यादा थे। बिल्कुल ही झूठ है। बोर्ड को भी शर्म आनी चाहिए ये लाइन बोलने से पहले। आंसर हम लोग समझ चुके हैं। दूसरी चीज, डच स्पीकिंग कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट मेजोरिटी ऑफ द कंट्री एंड एंजॉयज अ मेजोरिटी इन द कैपिटल। वो पूरे देश में भी मेजोरिटी में थे, कैपिटल में भी मेजोरिटी में थे और पूरे देश में ऐश कर रहे थे एकदम। थर्ड पॉइंट, डच स्पीकिंग कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। पूरे देश में हम ज्यादा हैं पर कैपिटल में हम कम हैं। क्या यह एक लड़ाई का मुद्दा था? क्या ये एक कॉज, एक रीजन था लड़ाई का? सेकंड लास्ट है, द डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज प्रिविलेज, या फिर डच स्पीकिंग कम्युनिटी को बहुत ज्यादा विशेष अधिकार, प्रिविलेज मिले हुए थे कि भैया आप जो मर्जी करो। कौन सी बात सत्य है? सबको विद्या पढ़ाई कसम है, सच सच बताना वरना माता रानी पाप लगाएगी। क्योंकि आप लोगों ने अभी पढ़ा है, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर इस समय यह है, क्योंकि डच को इशू ही यही था कि भैया हम ज्यादा हैं पूरे देश में, कैपिटल में हम नहीं हुए तो क्या हुआ, बट तुम्हारी कैपिटल में तुम इतने कम होकर भी चलाओगे, तो ये उनका इशू था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका एंड आइलैंड नेशन। तो बच्चों अगर श्रीलंका का पूछे तो कैसा है भाई? वो श्रीलंका जो है क्या है? सबसे पहली बात तो बच्चों एक आइलैंड नेशन है, जिनको नहीं पता वो समझ लो। इट्स जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के किस तट से या किस बाउंड्री से जो है वो दूर है? तो दो बातें हैं, कितना किलोमीटर? तो आई थिंक किलोमीटर जो है वो 27 किलोमीटर के आसपास है। तमिलनाडु से ये दूर है। आपको अच्छे से पता है कि भाई ये जो श्रीलंका है वो हमारे नीचे, यानी तमिलनाडु कोस्ट से एक छोटा सा, यानी कि जब इंडिया का आप नक्शा करते हो तो यहां आता है, ये श्रीलंका है, ये 27 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आई होप ये आंसर तो बहुत सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजोरिटी ऑफ स्पीकर्स इन श्रीलंका? श्रीलंका में सबसे ज्यादा बोलने वाले लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो क्या थी? बताओ कमेंट सेक्शन में क्या थी भाई। हमने वहां पे पढ़ा है कि श्रीलंका में जो लोगों के जो बोलचाल थे वो दो तरीके से बटे हुए थे। क्या थे? एक तो आपके सिन्हाला थे और दूसरा आपका तमिल्स थे। अब तमिल्स में भी दो कैटेगरी थी, एक तो आपके श्रीलंकन तमिल्स थे और एक आपके कौन थे भाई? इंडियन तमिल्स थे। अब श्रीलंकन तमिल्स वहीं के थे, इंडियन तमिल्स वो थे जिनके फोर फादर्स या एक पीढ़ी दो पीढ़ी पहले की कॉलोनियल टाइम में काम करने के लिए श्रीलंका गई थी और अब वो आजादी के बाद वहीं रह गए। यानी कि जब श्रीलंका आजाद हुआ, श्रीलंका 1948 में, तो वहां पर जो लोग रह गए इंडिया से गए हुए वो सारे के सारे श्रीलंकन इंडियन तमिल्स बन गए। ठीक है, अब इनके बीच में भी फाइट होने वाली है। अब इनके बीच में भी जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी का खेल है, यहां पर भी लड़ाई है। बट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा मेजोरिटी स्पीकर कौन से थे? तो बच्चों मेजोरिटी स्पीकर है ये। ठीक है, मेजोरिटी स्पीकर कौन है यहां पर? सिन्हालाज हैं और ये तकरीबन आपके 74% थे। ये 18 है, बाकी आप देखोगे 70, 80, 88, 92, 7% जो थे वो आपके क्रिश्चियंस हैं और बाकी जो बच गए वो तो छुटमुट थे। बाकी जो बच गए वो छुटमुट थे, उनको नहीं गिन रहे, मेजोरिटी पे हम यहां पे ध्यान दे रहे हैं। तो मेजोरिटी ऑफ स्पीकर मतलब सिन्हालाज की, जो वहां के नेटिव्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने, द तमिल स्पीकर्स ऑफ द कंट्री आर डिवाइडेड इनटू। श्रीलंका में तमिल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? मैंने अभी बताया था श्रीलंका के दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड है। किस किस में? इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स। देख लेते हैं अपना क्वेश्चन कहां पर करेक्ट आंसर है भाई। इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स, तो पहला ही ऑप्शन ठीक है। समय वेस्ट नहीं करना है, बहुत जरूरी है समय को बचाना, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जब समय बचेगा तो आप फिर रिवाइज कर लेना दोबारा इस शीट को, दोबारा इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना। एंड उम्मीद मानो, यकीन भी मानो कि ये सारा करने के बाद ना आपका चैप्टर भी ऑलमोस्ट रिवाइज हो रहा है और हो जाएगा। धैर्य रखो, पेशेंस रखो, हलवा नहीं है, गरम गरम खाना है, तसल्ली करके खाएंगे एकदम रस मलाई की तरह। तो देखते हैं नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन तमिल इन श्रीलंका?
श्रीलंका में इंडियन तमिल्स का क्या मतलब है यार? कितना सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने। मुझे एक बात बताओ, कहीं पर भी जाएं, कोई भी नेशन का नाम जुड़े, इसका मतलब यह कि वो वहां से आए हुए होंगे। इंडियन तमिल्स मतलब तमिल है, श्रीलंका के हैं, बट इंडियन जुड़ा है तो इसका मतलब यह है इनका कुछ रिश्ता इंडिया से है। क्या रिश्ता है? ये हो सकता है इंडिया से आए थे। तो देखना है क्वेश्चन में आंसर कि दीज आर दोज होज फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया या दोज हु रिसाइड इन इंडिया, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। यार देखो, इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है कि वो भारत से आए हैं। लिखा कहां है? जिनके फादर केम फ्रॉम इंडिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन ए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है यह भी बताना है। 100%, 1000, 2000 है ना, वैसे परसेंटेज 100 से ऊपर होती नहीं है, बट आपकी जो इच्छा है और प्यार की जो लिमिट है ना, वो फिजिक्स वाला पे बेशुमार है। और यहां पर कोई लिमिट नहीं है ना, कितना ही परसेंटेज डाल दो, जीरो ही तो बढ़ाना है। आपके हाथ में जीरो लगी हुई है, 10 जीरो बढ़ाओ, 50 जीरो बढ़ाओ, कितने ही बढ़ाओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट ऑफ द सिन्हालीज स्पीकिंग कम्युनिटी पीपल आर। बच्चों बात अब समझो, ये क्वेश्चन आपके सामने, आंसर मैंने छुपा लिया, हालांकि देख लिया होगा। चालू चतुर तो तुम सारे के सारे हो, है ना, चालू सब हो, कोई नहीं है। चोरी चकारी के काम तो एकदम से पहले सीख जाओगे फटाफट। मजा आता है ना उन कामों में, चोरी छुपा खेल रहे। क्वेश्चन समझो कि मोस्ट ऑफ द सिन्हाली स्पीकिंग कम्युनिटी पीपल आर। जो लोग हमने देखा कि भाई श्रीलंका में दो तरह के लोग थे, यानी कि कौन से? एक तो थे सिन्हाला और दूसरे क्या थे? तमिल्स थे। अब हम देख चुके कि भाई इनमें जो है ये परसेंटेज बोलने वाली है, इनमें जो है ये परसेंटेज बोलने वाली है, तो साफ दिख गया कि सिन्हालाज जो है वो मेजोरिटी में है। और यहां पर यही पूछ रहा है कि सिन्हालाज में जो लोग थे, यानी कि ये जो 74%, 74% पीपल हैं, अब ये कौन है? क्या ये हिंदू थे? क्या ये मुस्लिम थे? क्या ये क्रिश्चियन थे? क्या ये जैन थे? क्या ये बुद्धिस्ट थे? आखिर ये 74% की जो स्ट्रेंथ है वो क्या थी? तो बच्चों क्या थी आपके सामने मैं बताऊं? करेक्ट आंसर है बुद्धिस्ट। जितने गौतम बुद्ध शांत हैं, ये उतने शांत नहीं दिख रहे हैं। ये अपना दबाव बनाना चाहते हैं, ये चाहते हैं मेजोरिटी का चले। गौतम बुद्ध की तरह मत सोच लेना, बुद्ध शकुम काम एकदम शांत रहेंगे, कर्म ही सब कुछ पूछा है इनके लिए, कर्म यही था। तो नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियंस आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हालीज। बात यह है कि हमने जब किया कि भाई आप जो है सिन्हालाज बांट रहे हो, आपने तमिल्स बांटे, तो आपने जो बची हुई परसेंटेज थी वो क्रिश्चियंस थी। अब इस क्रिश्चियंस में जो है हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियंस आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हालीज। जो ये कम्युनिटी है, एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, कम्युनिटी तो मेन सिन्हाला और तमिल की है। अब उसमें एक रिलीजन आपका ये स्पीकिंग बोलने के वालों के बीच में क्रिश्चियनिटी आ गया, उस क्रिश्चियन में भी सिन्हाला और तमिल्स है, तो इनका कितना परसेंटेज था? तो आपने देखा था कि भाई इनका जो टोटल परसेंटेज था वो कितना था? 7% था। आई होप आपको यह बात क्लियर हो गई कि कैसे ये परसेंटेज पूरी बटी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इन श्रीलंका एंजॉयड अ बिगर मेजोरिटी, यानी कि श्रीलंका में सबसे ज्यादा मेजोरिटी में कौन था? बहुत सिंपल है, क्या पूछ रहे हो आप, इतना आसान है, ये तो हम पढ़कर अभी आए हैं। यही कॉन्फिडेंस चाहिए हर उस बच्चे को जो किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहा है। बात 10th की नहीं है, बात एग्जाम की है। हमें एग्जाम समझना होगा। कोई एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता। अम्मी जान कहती थी ना, कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं कह रहा हूं आपको कि भाई कोई भी एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता, हर समय पे उस एग्जाम की अपनी वैल्यू होती है। 10th में बच्चे जब बोर्ड का पेपर देते हैं तो उन्हें ही पता है कि आखिर इसका प्रेशर कितना होता है। उन्हें ही पता है कि यार इस पेपर को ना क्लियर करने और क्लियर करने से मेरा क्या होगा। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ऊपर बैठा आदमी जो 10th पास कर गया, अरे बहुत इजी एग्जाम है। बेटा जब तुमने दिए थे ना एग्जाम, तो तुम्हारे को भी ऐसे ही डर था, तुम्हारी भी ऐसी वॉट लगी पड़ी थी, तुम भी जगह जगह सैंपल पेपर और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करते थे। आज जो प्रवचनधारी बन रहे हो ना, ये प्रवचन अपने पास रखो। हर एग्जाम की उतनी वैल्यू है, तो हर एग्जाम को डेप्थ में समझना होगा, उसकी इंटेंसिटी को समझना होगा, और उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको तो सबसे पहले समझना होगा। तो इसीलिए आप देखो क्वेश्चन आपके सामने आया है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इन श्रीलंका एंजॉयड अ बिगर मेजोरिटी। श्रीलंका में कौन सी कम्युनिटी इंजॉय ज्यादा कर रही थी? ऑब्वियसली बात है, जिसका दबाव है, जिसका प्रेशर है, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो इंजॉय करेगी। तो सिन्हालाज थे वहां पे, उनके बाद तमिल्स थे, लंकन मूड्स भी होते हैं एक डिवीजन में, बट उस टाइम पे नहीं थे। नेक्स्ट इज इन विच ईयर श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अच्छी बात यह है कि हमारे इर्द गिर्द वाले लोग हमारे आसपास ही आजाद हो रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इवन इंडिया।
इंडिया के आसपास रहने वाले देश, बसने वाले देश उसी के आसपास हुए। श्रीलंका जो आजाद हो रहा है वो हो रहा है 1948 में, इंडिपेंडेंट नेशन बनता है ना। नेक्स्ट देख लेते बच्चों, द लीडर्स ऑफ विच कम्युनिटी इन श्रीलंका सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय देयर मेजोरिटी। किस कम्युनिटी के नेता जो थे श्रीलंका में अपना दबाव बनाना चाह रहे थे? अरे यार सिंपल सी बात है कि जिसकी काउंटिंग ज्यादा है, जो लोग इस देश में ज्यादा रह रहे हैं उन्हीं की चलेगी। तो वो लोग कौन थे? सिन्हालीज थे, वो सिन्हाला थे। तमिल्स को, तमिल तो भाई माइनॉरिटी में थे ना, सिन्हालाज मेजोरिटी में थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर एन एक्ट वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस रिगार्डिंग तमिल? कमेंट सेक्शन में करके बताओ। अब सबने वो आंसर पढ़ा है, मेरे पीछे देख भी लिया है, बहुत शार्प माइंड वाले लोग हो, बिल्कुल नहीं डरना। आपने आंसर देख लिया, कोई बात नहीं, मैंने तुरंत छुपा दिया। अब आप अपने से याद करके बताओ बच्चों कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। किस ईयर में जो एक एक्ट पास किया गया और यह बताया गया कि सिन्हाला को जो डोमिनेंसी दी जाए, उनकी इज्जत क्योंकि ज्यादा बड़े हैं इसलिए इनको इज्जत दो भाई, और इनकी जो लैंग्वेज है उसको क्या कर दो, ऑफिशियली लैंग्वेज डिक्लेयर कर दो। किसी एक की ऑफिशियल लैंग्वेज को बनाने का मतलब है दूसरे की लैंग्वेज को नीचा दिखाना, दूसरे के रिस्पेक्ट, वैल्यूज, एथिक्स को कम कर देना। यह बात गवर्नमेंट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि सिन्हालाज की मेजोरिटी, वो अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं, वो मेजोरिटेरियन पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। मेजोरिटेरियनिज्म जो आपने बुक में देखा, जो वर्ड आपने देखा, उसका मतलब यह था मेजोरिटी प्लस इज्म, यानी कि एक ऐसी पॉलिसी जिसमें मेजोरिटी में जो लोग हैं उनकी चलेगी बाय डिसरिगार्डिंग लोगों के एथिक्स, वैल्यूज, मोरल, कल्चर, सबको। यानी कि कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें अपने आप से फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि वी आर इन मेजोरिटी, हम मेजोरिटी में हैं। तो ऐसा कब हुआ था? 1956 was the year when an act was passed to disregard the other languages and to promote Sinhalese और क्या नाम है इनका जो अपना लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो मेरे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, who launched parties and struggle for the recognition as an official language? इनमें से किसने जो है तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी? अरे मेरा पेपर है, मैं पेपर दूंगा, दूसरा क्यों देगा? जिस पे मुसीबत आई है वो देगा ना। मेजोरिटी में तो सिन्हाला है, सिन्हाला तो अपना चाह ही रहे सब कुछ होना, बट माइनॉरिटी में कौन है? माइनॉरिटी में है तमिल्स। इशू किसको होगा? तमिल्स को होगा। अरे दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनके पास सब कुछ है और एक वो जिनके पास बहुत कुछ नहीं है या कुछ भी नहीं है। तो लड़ाई इनके लिए बेसिकली क्या है? लड़ाई इनके बीच है बेसिकली राइट्स की, कि भाई आपके पास जो अधिकार है वो मेरे पास क्यों नहीं है, वो हमारे पास क्यों नहीं है। लड़ाई इसी बात की होती है। कभी भी कोई धर्म, कोई हक की या किसी चीज की जो लड़ाई हो तो आप देखना उसमें मेनली आप पाओगे कि लड़ाई जो है ना वो अधिकारों को लेके, बेसिक राइट्स को लेके होती है कि एक कम्युनिटी इतना एंजॉय कर रही है, दूसरी को इतना सप्रेस क्यों किया जा रहा है। हमेशा लड़ाई का मुद्दा यही मिलेगा। तो इसीलिए सिन्हालास तो एंजॉय कर रहे थे, तमिल्स को यह इशू था कि भाई ऐसा क्यों। तो तमिल ने एसोसिएशन बनाई, आपने ईलम सुना था, एक एसोसिएशन बनी थी। तो उन्होंने किसके लिए लड़ाई लड़ी थी भाई? एक बार बताओ। श्रीलंकन तमिल्स के लिए। आप देखो बुद्धिस्ट तो सिन्हालास बोलने वाले लोग थे, ये तो एक ही हो गए। नन ऑफ दिस की तो बात ही नहीं है क्योंकि लड़ाई हो नहीं रही है। तो करेक्ट आंसर क्या है? श्रीलंकन तमिल्स, है ना। नेक्स्ट देख लेते बच्चों, इन विच पार्ट ऑफ श्रीलंका सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल ईलम, यानी कि तमिल ईलम स्टेट। अब आपको अच्छे से पता है श्रीलंका के पार्ट में कई सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिनकी लड़ाई का मुद्दा यह था कैसे भी करके जो है सिन्हालास के सामने इक्वल, या तो इक्वल ट्रीटमेंट मिले या वो जो राइट्स चले गए हैं तमिल्स के वो उनको मिले। तो कौन से ऐसे पार्ट में थे? तो देखो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, यानी कि जो श्रीलंका का मैप है उसके इस पार्ट में भी लड़ाई थी एंड इस पार्ट में भी लड़ाई थी। क्यों? क्योंकि यही पार्ट जो अगर आप मैप में देखोगे तो कवर कर रखा था किसने? तमिल्स ने। यही पार्ट जो श्रीलंका का ऐसे टर्न हो के आया, ये किसने कवर कर रखा था? ये कर रखा था तमिल्स ने। अब तमिल से अपने राइट की लड़ाई लड़ रहे हैं, अर्थात नॉर्थ पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, ये नॉर्थ पार्ट हो गया, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताते रहो भाई, जरूरी है। क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई कसाई के घर बैठ के प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि भाई साहब हमें मत मारो। एक अच्छी जगह पे बैठे हो, एक अच्छे संस्थान के सामने आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के सामने आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो जहां पर सब लोग आपको जी जान से पढ़ाने में लगे हुए हैं। तो भाई आपकी जी जान निकाल नहीं रहे, आपके अंदर ऐसी खूबियां, ऐसी कैपेबिलिटीज को जो है हम लगा रहे हैं जिससे आपके बोर्ड के जो पेपर है वो आपको ऐसा लगे अरे टुच्चा पेपर है, क्या ही पेपर है यार, ये तो सब तो हम अपने क्लास में प्रेशर सेंड करके आ गए, यहां तो कुछ भी नहीं है।
ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। बिटवीन 1970 एंड 1993, ओके 23 साल की बात है, हाउ मेनी टाइम्स बेल्जियन लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। तो देखो बात हो रही किस कंट्री की, बेल्जियम की। बेल्जियम में जो नेता है वो ये चाहते हैं कि देश में शांति बनी रहे। अब शांति तभी बन सकती है जब दोनों कम्युनिटी यानी डच और फ्रेंच दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले। अब ये इक्वल ट्रीटमेंट कब मिलेगा, जब वो डेमोक्रेटिक टाइप सोच रखेंगे, जब वो उनके भी रिस्पेक्ट करेंगे अधिकारों की, इंटरेस्ट की, वैल्यूज की जो दूसरी कम्युनिटी की हो रही है। तो बेल्जियम लीडर्स इन 23 सालों में कितनी बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलते हैं। देखो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है ना, तो आप समझ लो वहां पर स्कोप ऑफ जो प्रॉफिट है, जो स्कोप है कि भाई कुछ चेंज अच्छा होगा, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। अर्थात आप जो मर्जी कर लो, जो एक बार शुरुआत में आपके हिस्टोरियंस ने लिख दिया, जो लीडर्स ने लिख दिया, वो लिख दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। बट वहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है तो आप फिर चेंज कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि सर फिर इंडिया के बारे में थोड़ा बता दो। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, वो दोनों है, बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। आप सोचोगे सर रिजिड और फ्लेक्सिबल कैसे होगा, मतलब कि क्या लिख लिख के मिटाएंगे या लिख कर क्या करने वाले, क्या होने वाला है ये। तो बच्चों इंडिया का रिजिड एंड फ्लेक्सिबल इसलिए बोला गया कि कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ बेसिक प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम आगे लोगों की जरूरतों के हिसाब से नेशन के लिए जो हम उनमें प्रोविजंस ऐड किए जा रहे हैं, जिन्हें हम अमेंडमेंट्स कहते हैं, जिन्हें हम संशोधन कहते हैं। तो इंडिया में हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बदल सकते, बट कुछ बदल सकते हैं। दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों का है। तो इन्होंने कितनी बार किया बच्चों, तो इन्होंने किया 4 बार। समझ रहे हो, एक बार चीज करी समझ में नहीं आई, फिर दोबारा करी समझ में नहीं आई, अरे सर तीसरी बार, अरे चौथी बार, लो भाई फाइनली हम ये चाहते हैं कि आप शांति से रहो। कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार बदला है 70 से 93 के बीच में, और बदल देते अगर और जरूरतें होती। तो क्या है, कितना आंसर हो गया, 4 टाइम्स। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर करते रहना सारे बच्चे, बहुत जरूरी है, सीखोगे तभी कुछ कर पाओगे। अगर यहां प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो हर एक टेस्ट पेपर एग्जाम कुछ भी हो सीरियसनेस के साथ पढ़ना है, क्योंकि वो टेस्ट है यार, उसकी इज्जत करो। कोई क्लास नोट्स अभी नहीं पढ़ रहे ना। नेक्स्ट देखते हैं, हु इलेक्ट्स द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन बेल्जियम। अब देखो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बेल्जियम में किसने अपॉइंट की। पहली बात तो ये है कि भैया ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आखिर होती क्या है, क्या मानते हो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से, शब्द को समझो, कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसे कोई स्पेशल एक सिंगल रीजन बोलने वाले या सिंगल भाषा यानी लैंग्वेज वन रिलीजन बोलने वाले लोग जब चुनते हैं तो उससे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की गवर्नमेंट होती है। आज तक हमने इंडिया में या फिर कहीं भी सुना तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुनी, स्टेट गवर्नमेंट सुनी, लोकल गवर्नमेंट सुनी, बट वहां पर एक गवर्नमेंट और होती है जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। और उसे कौन चुनता है, कि कौन चुनता है, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम लैंग्वेज एज द कम्युनिटी, एक भाषा बोलने वाले, 2 भाषा बोलने वाले, सब भाषा बोलने वाले। तो मैंने आपको बोला सेम या एक वाले, सेम या एक वाले मतलब ये आपका करेक्ट आंसर। आपको सिर्फ चीजों को पकड़ के समझ में आना चाहिए, दैट्स इट, बाकी कोई कुछ नहीं होता है। नो इफ नो बट, सिर्फ पीडब्ल्यू के सेट पर क्वेश्चनों की बरसात होगी। ठीक है, क्या सोच रहे हो, ऐसा कुछ डायलॉग मारेगा, अरे फिल्मी डायलॉग नहीं है इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम। इनमें से कौन सी गवर्नमेंट जो है, किस प्रकार की गवर्नमेंट जो है, किस टाइप की गवर्नमेंट बेल्जियम में तो नहीं थी। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी नहीं थी। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं थी, या लोकल गवर्नमेंट नहीं थी। अभी हमने पढ़ा कि वो लोग बात कर रहे थे किसकी, पावर को डिवाइड करने की, कि भाई सेंट्रल लेवल पे डिवाइड करेंगे, स्टेट प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल पे डिवाइड किया, एंड उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई थी जो क्या थी, सेम लैंग्वेज वालों की। तो इसका मतलब डिवीजन तो दिखी है, एक गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट। अर्थात आप देखो क्या यहां पर हमने पंचायत की बात की नहीं, नगर पालिका भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। यहां पे सिंपली 3 गवर्नमेंट का चर्चा करी है, 2 तो थे ही थे, तीसरी हमने अभी करी है। तो यह बात क्लियर हो गई कि तीसरी भी थी। कमेंट में बताते रहो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताना है, मैं छुपा रहा हूं आंसर। व्हेन ए गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी इज कॉल्ड। ऐसी कोई सरकार जो एक कम्युनिटी पर, एक रिलीजन पर, सेम रिलीजन कम्युनिटी पर भरी हो यानी बनी हो, उसे क्या कहते हैं। अभी तो बताया जस्ट, कौन सी गवर्नमेंट है बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, यही आंसर है करेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट करेक्ट आंसर है, नहीं है क्या,
अरे तो बताओ ना करेक्ट, मैं तो गलत बताऊंगा भाई, मुझे नहीं आता, मुझे आंसर नहीं पता, आप बताओ कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट क्या आंसर है बच्चों। लोकल गवर्नमेंट इसका आंसर है क्या? कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका आंसर है क्या? स्टेट, यूनियन, कौन सी गवर्नमेंट इसका करेक्ट आंसर है? अरे बताओ पढ़े लिखे बच्चों, बताओ। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, तो बताओ जल्दी हमारा करेक्ट आंसर क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट। जी हां, कम्युनिटी गवर्नमेंट ही हमारा करेक्ट आंसर है। जब भी वन कम्युनिटी, सेम लैंग्वेज, वन लैंग्वेज की बात हो तो आ जाना कम्युनिटी गवर्नमेंट के घर पे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज गिवन प्रेफरेंस एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका एज पर द 1956 एक्ट? इनमें से किस लैंग्वेज को, यानी कि अगर आप देखोगे ऐसा तो देखो क्या लैंग्वेज है, तमिल, संस्कृत, सिन्हाला, बर्मीज, इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया? कहां की? श्रीलंका की। आपको अच्छे से पता है श्रीलंका में दो कम्युनिटी है, नाम बताओ कौन है वहां पर? वो दो कम्युनिटी हैं, उन दो कम्युनिटी में एक कम्युनिटी की परसेंटेज बहुत ज्यादा है, वो अपनी मेजोरिटी डिक्लेयर कर रही है, और वो लोग कौन थे बच्चों, वही बताना है। इसीलिए क्या हुआ, जब मेजोरिटीरिज्म आया, अर्थात एक कम्युनिटी के बेस की वैल्यू को ऊपर रखा गया, दूसरे की वैल्यू को उसके ताक पर यानी नीचे रखकर पहले वाले को उठाया गया। उसमें यह देखा जब इन्होंने, तो 1956 में एक एक्ट पास कर दिया कि भाई साहब लोग आपको और इज्जत देते हैं, आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना उसको पूरे नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं। वो कौन लोग थे बच्चों? वो थे सिन्हाला, क्योंकि आपको पता है सिन्हालाज ही वहां पर मेजोरिटी में थे, तमिल्स इसीलिए परेशान थे। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद, ये सच बात है ना, कितनी सच्ची बात बोर्ड ने बताई कि डेमोक्रेटिक का मतलब है पावर शेयरिंग, ठीक है, बट किसके साथ? जो लोग इसके पावर शेयरिंग रूल रेगुलेशन बनाने का जो अफेक्ट होते हैं वो लोग, या फिर दोज हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट, या फिर जो लोग वहां पर इस चेंजेस के साथ रहेंगे, दोनों बातें, या ऑल ऑफ दिस। इस हिंदुस्तान में जब भी सरकार कोई बदलाव करती है तो वो हमारी निगाह में अच्छे से होता है कि क्या किया क्या नहीं, उसका इंपैक्ट भी हम पर ही पड़ता है क्योंकि वहीं पर हम रहने वाले लोग हैं। तो डेमोक्रेसी की एक अच्छी बात यह है कि जब आप कोई भी डिसीजन लेते हो ना तो उसका असर बैक करता है, उसका असर लोगों पे आता है। लोग सपोज करो किसी ऐसे नेता को चुन लिया जो खराब है, बहुत खराब नेता को चुन लिया, नहा धो के नहीं आया, हार्पिक से कभी नहीं नहाया। हार्पिक से नहाते हैं क्या? बताना कमेंट सेक्शन में, नहाते किससे? नहाते हैं पानी से, है ना। वो इंसान जो खराब आपने चुन लिया, अब वो आपके लिए कभी अच्छा काम करेगा? नेशन के लिए कभी अच्छा काम करेगा? कभी नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो आपने डेमोक्रेसी में अपना राइट्स को यूज किया, अब वो राइट्स अच्छे से ना आपने यूटिलाइज किया, जब आप शराब और पैसों की खातिर ना अपने वोट किसी भी इंसान को दे देते हो, अपने वोट की वैल्यू नहीं समझते, अपने वोट की वैल्यू नहीं समझते, फिर होता क्या है, वो जो सामने जो पर्सन जीत के जाता है फिर वो आपकी वैल्यू नहीं समझता, फिर वो सब जानता है भाई आप तो एक बोतल और नोट पे बिके हो, फिर आपकी क्या वैल्यू भाई, वो अपना धंधा कर रहा है, सीधी सी बात है। उसका बिजनेस था कि आपको कुछ पैसा देकर, चंद पैसे देकर सीट जीत जाना, वहां से फिर करोड़ों पैसे कमाना, जिसमें वो सक्सेसफुल है। तो यहां पर भी ऐसे कि शेयरिंग पावर मतलब जो लोग उससे अफेक्टेड होते हो, जो लोग उनके साथ रहते हैं, वो दोनों ही करेक्ट आंसर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या है? ऑप्शन ए एंड बी। आई होप आपको समझ में आ गया पावर शेयरिंग क्या है। हर तरीके के लोग के बीच पावर शेयरिंग होती है। जब वो पावर शेयरिंग होती है तो जो लोग उससे रिलेटेड होते हैं उन सब पर उसका इफेक्ट आता है, जो लोग वहां रहेंगे उन सब पर इफेक्ट आएगा। तो इसका मतलब affected by exercise and to live with its exercise. Next question is Sri Lankan Tamils are concentrated in. आप लोगों के खातिर आंसर छुपाने की खातिर मेरे को इधर होना पड़ रहा है, अगली बार से आंसर छुपा के लेके आएंगे, बिल्कुल छुपा के लेके आएंगे, वरना देख लोगे इधर के इधर ही बता डाल रहे हो, सीधा मेहनत नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन क्या है? श्रीलंकन तमिश कहां रहते थे? नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स, ईस्टर्न एंड साउथर्न, वेस्टर्न एंड साउथर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। मैंने अभी तो बताया था श्रीलंका का जो नक्शा था, ये तो देखो वैसा नक्शा होगा, चलो हम तो वैसा कर लेते हैं। यहां पर थे तमिल्स, तो कौन सा हिस्सा है? नॉर्थ और सिंपल है, नक्शा याद रखो, तमिल्स उधर है, बाकी में सिन्हालास डाल दो। तो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न श्रीलंका। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा है। नक्शे थोड़े थोड़े याद रखा करो। अगर बच्चों कोई ये कह रहा है कि सर मैप वेब क्या साथ में करो, ऐसा डायरेक्ट रट लेते हैं, रट लोगे नो डाउट, हो सकता है याद भी रह जाए। कुछ कुछ लोगों के पास अद्भुत शक्तियां होती हैं, अद्भुत शक्तियां ऐसी होती है कि फटाफट उन लोगों को लगता है एग्जाम से पहले 15 मिनट पहले लिखा और हमको याद हो गया, हो भी जाता है। शक्तिमान हर घर में पैदा हो सकता है, बट वो शक्तियां उसके पास कब तक रहेंगी ये नहीं पता। एक शक्ति है उसके पास, किसकी? हैबिट है उसके पास याद करने की, ये सबसे बड़ी शक्ति है, प्रैक्टिस की, याद करने की। ये जिसके पास है ना,
फिर उसको कोई शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है। वो इतना अपने आप में कैपेबल है कि आप उसको कोई काम एक दिन पहले दो, 2 दिन पहले दो, उसकी ब्रेन में इतनी ताकत है बच्चों कि वो चीजें पढ़कर याद नहीं रखता, वो चीजें पढ़कर समझता है। जब वो समझता है तो फिर अपनी समझदारी के बेस पर जो कुछ उसे याद रहेगा वो उसने बनाया। बट जो एक इंसान जिसने रटा, उसको क्या है कि अभी तुरंत तुरंत रटा, वो कहेगा पेपर अभी ले लो। अब पेपर क्या है, पेपर आप सुबह होगा स्कूल में। जब आप रात को रट रट के पूरा ऐसा पढ़ोगे और सुबह स्कूल में गए, वो रट्टाफिकेशन क्या होगा, फिर आपको लगेगा मैं कुछ भूल तो नहीं गया यार, मैं कुछ भूल तो नहीं गया। फिर आप कहोगे एक बार और पढ़ लेता हूं। फिर आप एक बार और पढ़ने जाओगे, उतने में क्या होगा कि या तो आपको बहुत सुबह उठना पड़ेगा, बट संभव नहीं है। रीजन ये होता है बच्चों, प्रैक्टिकली सोचो कि जो आपने रट्टाफिकेशन एक हफ्ते में लगाया था, अब एग्जाम्स में चंद घंटे रह गए, कुछ आवर्स रह गए। अब उस आवर्स में आप क्या वो सारा फिर से रिवाइज कर पाओगे? क्योंकि अगर किया तो फिर भूलोगे। रट्टाफिकेशन में यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप चीजें भूलते हो, बार बार भूलोगे, और एक फियर क्रिएट होता है। फियर ये क्रिएट होता है कि यार ये भूल गया, ये और रह गया, 2 पॉइंट याद आएंगे, तीसरा नहीं, एक बार पढ़ लेता हूं, फिर आगे का डिस्टर्ब होगा, आगे नहीं रट पाओगे, पीछे का भूलोगे, कभी आगे का भूलोगे। तो रट्टाफिकेशन के साथ ना यही चलता है कि आपको एक साथ में डर रहता है, यार मैंने सब कुछ कर लिया, क्या कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा सही से, अरे कहीं कुछ भूल तो नहीं जाऊंगा, अरे यार एक बार और पढ़ लेता हूं। इतने में क्या होता है, आधा रट पाते हो और बोर्ड वाले का एग्जाम जो टाइम स्टार्ट हो जाता है। वहां जाते हो, एग्जाम तक पहुंचे हो, कुछ हिस्सा फिर भूल जाते हो, कुछ हिस्सा फिर भूल गए। अब उम्मीद करते हो कि भगवान याद तो आ ही जाएगा, रट ही रखा, कोई बात नहीं, लिखूंगा, जब तक लिखूंगा तब तक याद आ जाएगा। और जब तक लिखते हैं तो जो याद था ना वो भी भूल जाते हो तब तक, क्योंकि प्रेशर और डर साथ साथ चल रहा है। प्रेशर एग्जाम का, डर इस बात का कि मैंने सब कुछ किया था, अब मैं बहुत कुछ कर दूंगा, अब होता नहीं है। वहीं एक तरफ वो बच्चा होता है ऐसा कूल काम एकदम लिख रहा होता है और अपना ना मैडम से पूछकर एकदम पेपर शीट लेता है, 10 शीट 15 शीट भरी, अपना चलाया। और एक बच्चा जो रटने वाला होता है ना, उसकी एक खासियत और है, उसकी ना कटिंग बहुत होती है एग्जाम में। ये सब लिखा, अरे नहीं समझा, अच्छा नहीं लग रहा, इसे और बेटर लिखूंगा, कट, शीट कट, फिर एक और पे जाता है, फिर वहां को सेलेक्ट है, फिर बीच में 2 लाइनें कट, अभी एक शीट काट के आया था, अब 2 लाइनें कट कर रहा है। समझ रहे हो? ये होता है रट्टाफिकेशन में। बेहतर करने की जो चाह है ना, जो परफॉर्म करने की अच्छी की जो चाह है, वो फिर उसके लिए उस तरीके से आपको पैटर्न स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। रट्टाफिकेशन कभी नहीं होता। अब आप सोच रहे हो कि सर को इतना सब कैसे पता कि रटने वाले बच्चों के बारे में? एक तो इतने सारे बच्चों को पढ़ा लिया आज तक, उनकी स्ट्रेटेजी पता चल चुकी है, बिकॉज बीइंग अ साइकोलॉजिकल स्टूडेंट सोच समझ में आती है कि बच्चा क्या चाह रहा है। दूसरी बात, मैं भी उनमें से एक था किसी जमाने में, जिस समय मैंने अपने एग्जाम दिए थे, मुझे भी ऐसा लगता था कि रटने की जो ताकत है ना वो मेरे पास ही है पूरे इंडिया में बस, और मैं ही कर सकता हूं ये सारा। और मैं रट के ऐसा फटाफट जाता था, बट मार्क्स अच्छे आए, नो डाउट, आ गए, कैसे आ गए, किस्मत से थे, क्या थे, कुछ नहीं जानता मैं। बट ये मैं जरूर कहूंगा कि 80% पढ़ाई मैंने रट के की, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुझे बाद में चीजें पता चली कि मैंने फिर क्या पढ़ा था वो तो पता ही नहीं था। हर एग्जाम्स के बाद सब माइंड में से खत्म तुरंत, अगले दिन कोई पूछ ले बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ उसी दिन तक का था जो कुछ था। तो ऐसी सोच हमें नहीं बनानी, हमें अपने बच्चों को प्रैक्टिस करानी है, नक्शे सीखने, मैप सीखना है कि भाई क्या चीज है। और इसी के साथ देखते हैं नया क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका इज ऑलमोस्ट नियर टू द स्टेट ऑफ इंडिया। जो श्रीलंका की पॉपुलेशन है वो किस स्टेट के बराबर है? तो अगर आप देखोगे श्रीलंका की तो जो भाई हरियाणा के बराबर है, बट हमने एक नेशन और पढ़ा था क्या, बेल्जियम, उसकी हरियाणा से क्या है, कम है, उसकी कम है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखो आपको आंसर मिल गया ना। अब आंसर के लिए ऐसा मत करना, आंसर आपके सामने है हरियाणा, कहीं बोलोगे सर ने टिक नहीं लगाया, सिर्फ लगा के छोड़ दिया, टिक भी लगा रहे हैं, बता भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं भाई। द सिविल वॉर इन श्रीलंका एंडेड इन विच ईयर? अब इस सिविल वॉर कैसा था? सिविल वॉर था वहां के लोगों के बीच में, एक तरह से समझ लो कोल्ड वॉर। सिविल कार लिख दी, वाह, सिविल कार लिख दी, देख रहे हो, कार की याद आ रही है, सब वॉर भी नहीं है, कार चल रही है। सिविल वॉर, कार में बैठ के वॉर करते हैं ना, इसलिए कार की याद आ गई। अब सिविल वॉर क्या था? वहां की कम्युनिटी के बीच में, लोगों के सिविल के बीच में था, स्थिति बहुत टाइट बनी हुई थी, ऑलमोस्ट भयंकर लड़ाई की। लड़ाई ये थी, वो राइट्स की लड़ाई चल रही थी। तो जो सिविल वॉर जो चल रहा है श्रीलंका में, आपको अच्छे से पता है कि जो सिन्हालास थे और जो तमिल थे, उनके बीच में लड़ाई थी। एक कंट्री जो पूरे देश, एक कंट्री का एक भाषा बोलने वाले लोग, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसकी मेजोरिटी पूरे देश में ज्यादा है पर वहीं कैपिटल में कम है, और एक ऐसी कम्युनिटी जिसकी कैपिटल में बहुत ज्यादा है पर पूरे देश में मेजोरिटी कम है। तो वो ये कह रहे यार ये क्या स्थिति है? तो वो लड़ाई की स्थिति बन रही थी, वो तनातनी की स्थिति बन रही थी, क्योंकि सिन्हालास अपना प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे थे और कैपिटल में जो सिचुएशन उल्टी थी। तो इसीलिए जो सिविल वॉर है वो कब एंड हुआ था? 2009 में। हमारा करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? 2009। कमेंट सेक्शन में तुरंत क्वेश्चन देखते ही बताना स्टार्ट कर दिया करो
ये अच्छे बच्चों की निशानी है, मेरे जैसे बच्चों की निशानी है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पर। यानी कि आपने बेसिकली अगर आप इंडिया की बात करें, कोई बात करो, तो आपने तीन तरह की गवर्नमेंट पढ़ी है। एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कहां होती है, जो सेंटर में काम करती है। एक होती है रीजनल गवर्नमेंट, जिसे आप क्या कहते हो, स्टेट गवर्नमेंट। एक होती है आपकी क्या, लोकल गवर्नमेंट, जिसे आप क्या कहते हो, पंचायत या फिर नगर पालिका, जो इंडिया में आपने देखी है। अब बात यहां पर किसकी पूछ रहा है, प्रोविंशियल और रीजनल। रीजनल प्रोविंशियल एक ही होता है, तो वो कौन सी है, स्टेट गवर्नमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लोकल गवर्नमेंट वो होती है जो आपने पंचायत और नगर पालिका की पढ़ी है। यूनियन गवर्नमेंट वो है जो सेंटर पर है। स्टेट, रीजनल, प्रोविंशियल, नन ऑफ दिस तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं होती। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग, कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास किससे रिगार्डिंग जो है क्या कर सकती है, आखिर ये बनती क्यों है, क्या इसके अधिकार है, किस चीज के लिए काम करेगी। तो देखो हमने अभी पढ़ा कि भाई तीन तरह की गवर्नमेंट हम पढ़ के आ रहे हैं, है ना। उसके बिहार पर, ये तो इंडिया के बेस पे देख लिया था, बट अगर हम यहां पर नॉर्मली देखें जो कम्युनिटी गवर्नमेंट हम अपने चैप्टर में देख पा रहे थे, तो उसमें एक यूनियन गवर्नमेंट हमने देखी, एक स्टेट गवर्नमेंट हमने देखी, और एक देखी थी हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट। अर्थात ये लोग जैसे घूम रहे हैं, ऐसे अपने मिलते जुलते नन्हे मुन्ने बेचारे कम्युनिटी गवर्नमेंट ने अपनी एक सरकार बना ली, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब इनका बच्चों का काम क्या है, ये बच्चे स्टेट सेंटर की सोचेंगे, ये अपने बच्चे अपने माँ बाप की सोचते हैं क्या, नहीं सोचेंगे। अभी ये अपने खेल में है, इनको अपने से फर्क पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट की सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, इनको क्या पता मुख्यमंत्री क्या है, मुख्यमंत्री क्या सोचनी, क्या गवर्नमेंट है, क्या गवर्नर, कुछ नहीं पता। इनको फर्क पड़ता है सिर्फ अपने से, हमारा खेल अच्छा होना चाहिए, ए तू मेरा दोस्त है, तू मेरे साथ मत खेल, वो मेरा दोस्त है मैं उसके साथ खेलूंगा। कुछ बच्चे होते हैं अपना बैट वैट लेके आते हैं, अपनी बॉल लेके आते हैं, छक्का वक्का वो अपना मारते, बोलते कि भाई बैटिंग पहले मैं करूंगा, क्योंकि बैट उनका है, और अपना खेला खाला आउट हुए चले गए बैट लेके, दूसरा वाला देखते रह गया। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट अपने पे काम करती है, तो अपने क्या काम हो सकते हैं, इनके कल्चरल इनके मुद्दे हो सकते हैं, लैंग्वेज का इश्यू हो सकता है, एजुकेशन का इश्यू हो सकता है। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई इसलिए ताकि वो अपने कल्चर को, एजुकेशन को, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, उसको प्रमोट कर सके। तो ये बेसिकली कम्युनिटी का काम है, कोई सेंटर का काम नहीं है, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम है। आई होप आपको समझ में आ गया कि भाई कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो मेन एम है वो क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहां लेवल पे बनती है, कौन लोग बनाते हैं, किसी क्या कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट में कौन सा रिलीजन है, कौन सी लैंग्वेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेल्जियन लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन। अभी हमने पढ़ा था कि बेल्जियन गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार अमेंड किया था बच्चों, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स अमेंड किया ताकि देश में शांति बनी रहे, ताकि लोगों को यह ना लगे कोई ऊपर है कोई नीचे। इक्वालिटी लाने के लिए अमेंडमेंट की जा रही थी, बार बार की जा रही थी। कब से कब तक हुई थी ये हमने पढ़ा था भाई, 1970 से 1993 तक। याद है वो 23 सालों में 4 बार अमेंडमेंट किया था। समझ में आ रही है बात, चलो अच्छा है, मजे आ रहे हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम जब भी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो एक वो होता है जो कानून बनाता है, एक वो होता है जो कानूनों को बनाने से पहले पास करते हैं, और एक वो होता है जो कानूनों को फिर देखता है। मतलब कि अगर कुल मिलाकर इन शॉर्ट बात करें, एक कानून बनाने वाला, उसको पास करने वाले, एक कानून को इंप्लीमेंट करने वाला जो लागू करेगा, और एक वो जो इन दोनों के ऊपर निगरानी रखेगा। यानी कि सोचो ये लॉ है, ये यहां पर क्या हुआ है, पास हुआ है, ये लॉ यहां पे जो वो क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, और इन दोनों पर एक निगरानी रख रहा है, सुपरविजन कर रहा है। यानी कि वो क्या है, जुडिशरी है। जब भी कोई देश में सांसद, विधायक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कुछ भी करेगा तो उनके ऊपर लोगों के पास एक राइट है, उनको कोई समझ में नहीं आया कोर्ट में याचिका डाल दो। तो देखो क्या ऑर्गन्स हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव, नो। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, नो, क्योंकि प्रेसिडेंट ही एग्जीक्यूटिव होता है, यही एग्जीक्यूट करता भाई। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यस, यानी कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एंड कोर्ट। समझ आ रही बात, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इस समय हमारे मुखिया कौन है, हमारे प्रधानमंत्री कौन है, हमारे राष्ट्रपति कौन है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, मेन जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते बच्चों। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, क्रिटिकली वे द स्टेटमेंट। हमने एक बात देखी कि जो बेल्जियम का जो कंपोजिशन है, एथनिक, एथनिक बोले तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं,
जो धर्म, सोशल ग्रुप, जो कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, वो बड़ा जटिल टाइप है, अजीब सा है। तो देख लेते कैसे है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? अगर आपको ये पता हो बेल्जियम और उसमें, तो अगर आपने देखा था बेल्जियम में भाई फ्रेंच और डच में एक प्रॉब्लम थी, वो ये थी कहीं कोई ज्यादा था और कहीं कोई कम। जहां होना चाहिए ज्यादा वहां पे वो थे कम। तो 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन स्पीकिंग डच। हमने अच्छे से पढ़ा था कि 100% पॉपुलेशन को हमने 3 हिस्सों में बांटा था, 59, 40 और बचे हुए रिमेनिंग। हम रिमेनिंग का चर्चा भी यहां नहीं कर रहे हैं। उस 59 में इन्होंने क्या था, ये पीपल रहते थे किसमें? फ्लेमिश रीजन में। ये पीपल रहते थे वलोनिया रीजन में। अब ये बोलते थे डच और ये बोलते थे फ्रेंच। तो यही कह रहा है 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीकिंग डच, एंड आउट ऑफ 41%, मतलब जो 41% लोग जो बच गए, मतलब 59 41 जो बच गए, उनमें से 41% लिव इन द वलोनिया रीजन एंड हियर दे स्पीक फ्रेंच, एंड रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियन पॉपुलेशन स्पीक्स जर्मन। और जो बचे हुए ये लोग हैं, ये क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। तो हो गया क्रिटिकली वे, हमने बता दिया कि हाँ भाई बहुत टिपिकल है, क्योंकि ये सब ऐसे से बटे हुए हैं। समझ में आ रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे लिखना है, डिट्टो ये लिखना है, नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट इन्फ्लुएंस द पर्सन इन पावर, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। अर्थात कुछ लोग होते हैं इस देश में जो हम चुनते हैं, और उन चुने हुए लोगों पर भी कुछ ऐसे लोग को क्या कनेक्शन होता है, या ऐसे कुछ लोग होते हैं देश में, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स को जो है ना अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। उनके जो पॉलिसीज है, जो उनके मुनाफे की पॉलिसीज है, वो चलती हुई जो रनिंग गवर्नमेंट है, जो उस देश में उस समय गवर्नमेंट होगी, उस पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज अगर स्ट्रिक्ट रहेंगी, अगर वो नई गवर्नमेंट उन बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, तो उन बिजनेसमैन को हो जाएगा नुकसान। अब ये कोई समझेगा नहीं। क्यों? या तो कहेंगे कि दूसरे को मरवा दो, क्या कहेंगे, इस सांसद पे गोली चलवा दो, कुछ हमला करा दो, डर बिठा दो। फिल्मों में देखा है ना, वैसे ही होता है। जब ऐसी बातें होती है तो फिर भाई सामने वाले को भी सोचना है, मैं काहे को पंगा लूं भाई, मुझे भी अपनी जान प्यारी है, और 2 पैसा ही मिलेगा, कुछ देके ही जाएगा, लेके कुछ नहीं जाएगा, लेके तो फिर जिंदगी चला जाएगा। तो ऐसे में वो प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसमैन कोई भी जो है ना सीधा आके पॉलिटिक्स नहीं लड़ते, वो फंड देते हैं नेताओं को कि भैया हमारे 2 काम कर देना और आप ये पैसा ले लो। ऐसा होता है, फिल्मों में भी देख लेना। तो क्या आंसर है इसका कि sometimes we see the influence of various groups and political parties, those in power, and these powerful group do not directly share the power but influence those in government of power। मैंने आपको अभी बताया, ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, डायरेक्टली पॉलिटिक्स में नहीं आते, ये इनडायरेक्टली नेताओं को अपने अकॉर्डिंग चलवाते हैं। पैसा चाहिए ना नेताओं को, क्या है, इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन जीतना है, उनको गद्दी चाहिए, और इस गद्दी को जीतने के लिए चाहिए पैसा। अब आप तो दोगे नहीं, आप तो सिर्फ अपना अंगूठा देते हो और अपनी इज्जत खराब करवाते हो अच्छी गवर्नमेंट ना चुन के। आपने एक ऐसे नेता को चुन लिया जो पहले से ही किसी और की कठपुतली बना हुआ था। अब ऐसे में क्या होता है, प्रेजेंटली कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस हैज बिकम ए कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। ये जो नेताओं के और बिजनेसमैन का चाल चलन है, ये अब एक दूसरे में कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन को अपने अकॉर्डिंग नेता चाहिए, और नेता फिर एक दूसरे में पैसे के थ्रू ये कहते हैं मैं ऊपर मैं ऊपर, उनको फंडिंग जैसी आती है वैसा फिर वो कर देते हैं। तो क्या होता है कि सच कॉम्पिटिशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन दी हैंड्स ऑफ वन पार्टी और ग्रुप। जब एक से अधिक नेताओं के बीच में दौड़ होती है ना कि यार मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा मैं लड़ूंगा, तो ऐसे जो है ना कॉम्पिटिशन की भावना क्रिएट हो जाती है, और आपको जो क्या हो जाता है, आपको एक चीज पता चल जाती है कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं रहने वाली। क्यों? मान लो आज की सरकार कैसे भी चुन गई, आपको अच्छी नहीं लगी, कल दूसरी नेता ले आओ, दूसरा सरकार लेके आ जाओ, वो होता है। एंड वेरियस इंटरेस्टेड ग्रुप ऑल्सो शेयर पावर इन गवर्नमेंट आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट कमिटीज और बाय इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कई बार कोई इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन की मौके मीटिंग हो रही है, उसमें मिनिस्टर साहब बैठे, उन्होंने बोला यार किसी बड़े आदमी को इन्वॉल्व कर लेते, क्यों, हम तो नेता, हमको पता नहीं है, इनको भी इन्वॉल्व करते हैं, हो सकता है इनकी कुछ पॉलिसी हमारे काम हो जाए। वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली सब है एकदम मैटर सेट, एंड एक कॉलेशन गवर्नमेंट बनती है। फिर कई बार क्या होता है कि कॉलेशन गवर्नमेंट होती है, मिलजुल के सरकार बनती है। एक सरकार जो बनी उसकी उतने वोट नहीं मिले, दूसरी सरकार में कुछ वोट थे, उसके आदमियों को खरीद लिया कॉलेशन गवर्नमेंट वाले ने, या फिर दूसरी सरकार एक जो पार्टी है दूसरी पार्टी के साथ मर्ज होगी तो बनती है कॉलेशन गवर्नमेंट, which means different political parties make alliances to gain power in the government with their different ideologies। अभी तक 2 पार्टी थी, उनकी सोच अलग थी, अरे तुम हमारे विरोधी हो, हम तुम्हारे साथ कभी नहीं मिलेंगे, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे पर इस पार्टी के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे।
पर जैसे देखा कि आपके 10 सीट आई और सामने जिस पार्टी का आपने अपोज किया था उसके बाद 500 सीट में से 400 सीटें, अब आप 50 सीटों को लेकर 10 सीटों को लेकर सरकार नहीं बना सकते। अब क्या होगा, सीधे सीधे जाके मर्ज हो जाएंगे। भाई साहब हमसे गलती हो गई, अरे मेरी जबान फिसल गई, मुझसे गलती हो गई, भाई साहब आप तो बहुत बढ़िया। और फिर अगले दिन ही जाके उस पार्टी में क्या कहेंगे, अरे पार्टी बहुत बढ़िया है, सोच ऐसी होनी चाहिए, देश के लिए काम करेंगे सब, वो लोग खराब है। अभी तक यही था वो आदमी जो इनको खराब कह रहा था। तो ऐसे होती है कोalition गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स का जो है अफेक्शन होता है, उन पर जो प्रभाव है, जो अफेक्ट है वो होता है पावर में। तो क्रिटिकली हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बेनिफिट्स ऑफ पावर शेयरिंग बताने। अरे यार ये नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी बता दो। पावर शेयरिंग से क्या होता है, आपके देश में शांति बनी रहती है, डेमोक्रेसी बनी रहती है, इक्वालिटी बनी रहती है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। तो हम पहले देख लेते हैं। इट कीप हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। लोगों के बीच में झगड़े कम हो सकते हैं अगर आप पावर उनको दे दो। आप 2 बेटे हैं किसी पिताजी के, अगर उनको यह बोलो कि मेरे लिए दोनों बेटे बराबर है, तो कभी भाइयों में यह भेदभाव या ये डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा कि पापा का वो लाडला है मैं लाडला हूं। भाई नहीं, दोनों बराबर है, पापा ने किसी एक को प्रेफरेंस दी ही नहीं। बट जहां पर आप ये बोलो नहीं मेरा बड़ा बेटा है भाई, ये बड़ा ही रहेगा, तो भाई ऐसा इस बड़प्पन में आपने छोटे बेटे को इतना छोटा बना दिया कि वो अब अपने बड़े भाई के लिए अंदर से गुस्सा पैदा कर रहा है, फाइट करेगा अपने अधिकार के लिए कि मेरे पापा ने मेरी कभी इज्जत ही नहीं की। और वहीं पर अगर आपने छोटे बेटे को लाडला बनाकर बड़े को यह दरकिरार कर दिया कि नहीं छोटा है, घर का छोटा है, बहुत प्यारा है, तो फिर बड़े के मन में कहीं ना कहीं यह फीलिंग आ जाएगी कि प्यार जो है, देखो समझो एक चीज, बड़े कोई भी हो हर एक के अंदर भावना फीलिंग होती है। फिर बड़ा बेटा क्या सोचेगा, पहले पैदा हुआ मैं, तो पहला लाड प्यार मुझ पे होना चाहिए, तो हो रहा है उसके साथ, इसका मतलब मैं इस लायक नहीं हूं, मेरे फादर मुझे प्यार नहीं करते, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। दूसरा क्या, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पावर शेयरिंग से स्टेबिलिटी बनी रहती है। कैसे बनी रहती है कि देखो, जब सरकार सबको बराबर हक देगी, आज अपोजिशन है, कल को अपोजिशन नहीं, ये रूल होता कि अपोजिशन होगा ही नहीं, उनकी सीटें ही नहीं बनेंगी, उनके लोग इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, दंगे होंगे कि भाई सब कैसे भी करके सरकार गिराओ। क्यों? क्योंकि वो सरकार गिरेगी फिर हम बनेंगे, फिर दूसरा कहेगा इसकी सरकार गिराओ, फिर ये कंपटीशन है ना फियर्स में बदल जाता है, भाव जले की भावना हो जाती है और उस समय फिर लोग वायलेंस करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, पावर शेयरिंग इज द वेरी ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मेन मतलब ही यही है कि पावर शेयरिंग की है भाई साहब, डेमोक्रेसी है। हमने देखा था कि कुछ फीचर और भी होते हैं बट बेसिक यही है। सो ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट इफेक्ट्स। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों को यह अधिकार होता है भाई साहब अपनी मर्जी की सरकार चुन लो, क्योंकि पावर शेयरिंग दे रखी है। आपको वोट करने के लिए हमने पावर दिया, अब वोट करो, आप अपनी मर्जी की सरकार चुनो, आप अपने हिसाब के लोग चुनो, आप अपने हिसाब से लेके आओ। क्यों? क्योंकि जो कुछ इस देश में फिर रूल रेगुलेशन बनेगा उसका इंपैक्ट आप पर भी आने वाला है। मैं टैक्स की ऐसी पॉलिसी लेके आऊंगा, देख लेना फिर आप पे असर आएगा। तो सोच समझकर सरकार चुन लो। आई होप आपको समझ में आ गया कि 3 बेनिफिट्स क्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्कस प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग। प्रूडेंशियल मतलब सोच समझ के करने वाले डिसीजन, रीजन, और मोरल मतलब जो नैतिक से लगते हैं कि हाँ यार ये देश के लिए अच्छा है, मुझे देश के झंडे को देखते सैल्यूट मारना चाहिए, मोरल टाइप्स रीजन है। क्या है? So while prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reason emphasize the very act of power sharing as valuable. जहां पर प्रूडेंशियल थोड़ा दिमाग से सोच रहे हैं कि हाँ यार पावर शेयरिंग करेंगे तो देश में शांति बनी रहेगी, दंगे नहीं होंगे, वायलेंस नहीं होगा, लोग इक्वल ट्रीट होंगे, वहीं मोरल ये कह रहा है कि यार ये तो बेसिक सी चीज है ना, करना चाहिए। ये एम्फसाइज करने वाली चीज, आप पावर शेयरिंग करोगे तो लोगों की वैल्यू होगी, तो लोग जो आपस में एक समान रहेंगे। द पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि भाई इससे जो है ना लड़ाइयों के झगड़ों के जो चांस है वो कम हो जाते हैं। एंड पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्ट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। एंड लोगों को ये अधिकार होता है कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए, कैसी सरकार उन्हें चलाएगी, ये उनके पास चॉइस है। एंड अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनती है फिर ऐसे। अब ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसी होती है, यानी कि वैलिड गवर्नमेंट जो प्रॉपर चुनकर आई हो, लोगों ने वोट दिए हो, कायदे से बन के आई हो, कोई अनफेयर मीन्स एंड ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस करके ना आई हो, धांधलेबाजी ना की हो, तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनती है वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर्स अ स्टेक इन द सिस्टम। लोगों का अधिकार होता है, लोगों का हक होता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, जो कि होती है एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक वैध गवर्नमेंट, एक लॉफुल गवर्नमेंट। लोगों ने चुना है तो लोगों का अधिकार है भाई उसके ऊपर। उस नेता, विधायक, सांसद को, निगम पार्षद को ये पूछ सकते हैं भाई साहब आपको हमने चुना था, अब आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने पार्टिसिपेशन को रखते हो, जब आप डेमोक्रेटिक होते हो, जब आपकी गवर्नमेंट लेजिटिमेट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, एक्सप्लेन हाउ द 1950s एक्ट क्रिएटेड श्रीलंका
श्रीलंकन सिन्हालाज स्पीकर सुप्रीमेसी ओवर इंडिया तमिल्स। ना पढ़ने से पहले भी एक बात समझ लो, सुप्रीमेसी जो है वहां पर सिन्हालाज की ही थी। वो सिन्हालाज की मेजोरिटी ज्यादा थी, तमिल्स तो सिर्फ नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में थे, और सिन्हालाज ये चाहते थे कि भाई हमारी चले। बट हुआ क्या, उन्होंने जब कैपिटल में जब देख रहे थे कि भाई हाँ ऐसा चल रहा है कि सब हम पर मेजोरिटी बनाएंगे तो हमारी चलेगी, तो इनकी कैपिटल में नहीं चलनी चाहिए, कहीं भी इनका रूल नहीं होना चाहिए, तो वो डोमिनेंसी बनाना चाह रहे थे कैपिटल से लेकर पूरे स्टेट तक। कुछ कुछ बेल्जियम जैसी कहानी, बस फर्क क्या है कि बेल्जियम में थोड़ा सा कैपिटल का वो था, बट इक्वालिटी में बाद में उनको दे दिया गया ताकि लड़ाई ना हो। बट श्रीलंका में क्या था कि मेजोरिटी अपना रूल जो है वो तमिल्स के ऊपर भी करना चाह रही थी कि तुम हमारी बातें समझो, वो मेजोरिटेरियनिज्म पे चलना चाह रही थी। तो हुआ क्या, कैसे इस एक्ट ने किया, जब देखा कि सिन्हालाज लोग ज्यादा है तो सरकार ने मेजोरिटेरियनिज्म, जो मेजोरिटी का जो पॉलिसी है वो अपनाई कि तुम्हारी मेजोरिटी है, तुम्हारी जो लैंग्वेज है उसको ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं। किसी एक देश में अगर कोई एक लैंग्वेज बोली जाती है, वहां पे और लोग भी रहते हैं, और अगर उन पर ये लैंग्वेज थोप दी जाए कि मेजोरिटी वाले लोग हैं यही बोलो, तो कहीं ना कहीं उनके राइट्स, रिचुअल्स और एथिक्स पर ये हमला है डायरेक्ट। तो बोलेंगे यार हमारी भाषा तो ये है नहीं, फिर हम क्यों बोलेंगे नहीं देश में। तो इसी एक्ट ने क्या किया, सिन्हालाज की सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने के लिए एक्ट पास हुआ, और इसमें डिसरिगार्ड किया गया तमिल को कि आपका कुछ नहीं है, विच डिक्लेयर द सिन्हालाज लैंग्वेज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ओवर तमिल। किसी एक की भाषा को ऊपर बताने का मतलब यह है कि दूसरे की भाषा उस लायक नहीं है, आप इस लायक नहीं कि आपकी भाषा को प्रायोरिटी मिले, आपकी भाषा को जो रीजनल भाषा को जो उठाकर ऑफिशियल भाषा बनाई जाए, तो सिन्हालाज को बनाया। एंड सेकंड पॉइंट ये था दैट द गवर्नमेंट आल्सो फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फेवरिंग ओनली सिन्हालाज एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स एंड डिसरिगार्डिंग इंडियन तमिल। सरकार ने केवल ये नहीं किया कि सिन्हालाज की भाषाओं को जो है ना वो ऑफिशियल बना दिया, उन्होंने बोला नहीं गवर्नमेंट जॉब है, सिन्हालाज हो कम ऑन आ जाओ, तमिल हो नो सर वैकेंसी नहीं है। जैसा आपने देखा होगा, मैं बता रहा हूं, मैंने लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स सीखे हैं लोगों से ही, देखा है लाइफ में कि अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं ना तो आपको जो लोग शायद इस समय जो वीडियो देख रहे हैं, मैं नहीं जानता इस चैनल पे अभी किस एरिया किस रीजन से देख रहे हैं, पर जिस इलाके से मैं आता हूं, जिस एरिया में मैं पहले रहा करता था, पश्चिमी दिल्ली वेस्ट दिल्ली में एक जोन है, विकासपुरी एक एरिया पड़ता है, वहां पर ना ऑटो स्टैंड हुआ करते, जब हम छोटे थे कॉलेजों से जाते थे तो वहां क्या होता था, ऑटो वाले लोग ऐसे प्रेफरेंस करते थे कि अगर महिलाएं, हाँ भाई साहब आ जाओ, फीमेल हो, सर सीट नहीं है, मैं जा ही नहीं रहा। तो हमें इतना बुरा लगता था कि मतलब ये क्या है, हम स्कूल के बच्चे, मतलब हमें कॉलेज घर से जाना है, कॉलेज से घर आना है, वापस ऐसे जाना है, ये लोग कैसे करते हैं ट्रीट। तो एक्चुअल में क्या है, ये लोग होते थे सारे के सारे प्रेफरेंशियल, इन लोगों की सोच अप्रोच होती है कि हम तो एक पर्टिकुलर जेंडर को बिठाएंगे, हम तो उनको बिठाएंगे नहीं, हम देखते रह जाते, हमारे सामने बिठा के लड़कियों को ले जाते थे, हम यही देख रहे हैं भाई साहब हमारी क्या गलती है? तो बड़ी मुश्किलात है लोगों के सामने जब लोगों के माइंड में ऐसी प्रेफरेंशियल सोच चल रही है कि ये नहीं वो बढ़िया। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप इक्वालिटी में बिलीव रखते हो, जब आप हर चीज के आपके लिए बराबर है, आपको पैसा मिल रहा है, सब कुछ एक जैसा मिल रहा है, फिर फर्क क्यों? तो यहां पर यही था, इन लोगों ने, सिन्हालाज गवर्नमेंट ने जो है सिन्हालाज को प्रमोट किया, यूनिवर्सिटी में प्रमोट किया, स्कूल्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, सब जगह प्रमोट किया, और तमिल्स को दबाया। सो the new constitution ensured that the state should protect and foster Buddhism, which ultimately was a direct to hurt Hinduism and Muslims. इस गवर्नमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इस श्रीलंकन जो ये आप देख रहे हैं जो पूरा चल रहा है, इसने क्या किया, बुद्धिज्म को प्रमोट किया। बुद्धिज्म को प्रमोट करने का मतलब था सिन्हालाज को प्रमोट करना। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सिन्हालाज थे वो बुद्धिज्म को ही फॉलो करते, बुद्धिस्ट ही थे वो सारे के सारे, है ना। और वो जो बचे हुए जो लोग थे वो कौन थे, हिंदू एंड मुस्लिम थे। हमने देखा था भाई कि कैसे हिंदू और मुस्लिम को वहां पे डिसरिगार्ड किया जा रहा है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि 1956 एक्ट्स ने डायरेक्टली जो है ना तमिल्स पे प्रेशर बनाया कि भाई आप कुछ नहीं हो, श्रीलंकन तमिल्स कुछ नहीं है, इंडियन तमिल्स कुछ नहीं है, जो कुछ है सिन्हालाज है, यही जॉब पाएंगे, इन्हीं की चलेगी, इन्हीं की ऑफिशियल भाषा बनेगी और इन्हीं की भाषा को आपको बोलना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। राइट डाउन एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडर्न। बेल्जियम एक मॉडल था कि भाई कैसे उसमें जो क्या एलिमेंट्स आए थे, तो उनके कोई 3 पॉइंट लिखने थे। तो यहां पर क्या था, द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब इक्वालिटी बिटवीन द फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि आपने पढ़ा है कि भाई जो हम बेल्जियम पढ़ रहे थे उसमें दोनों भाषाओं को इक्वल ट्रीटमेंट मिला, फ्रेंच एंड डच। बोला कि भाई साहब जो आपके नेता है ना, जो भी आप भेजोगे सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनेगी उसमें इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, तो इक्वल ट्रीटमेंट दिया। नो सिंगल कम्युनिटी वाज अलाउड टू मेक डिसीजन। कोई भी, या तो ये कम्युनिटी या ये कम्युनिटी अकेली डिसीजन नहीं ले सकती, लेना डिसीजन मिलकर लेना है। सो अल्टीमेटली कंफर्मेशन फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज हैड टू बी देयर। घर में 2 बच्चे हैं, दोनों की अगर पापा सुनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुनते तो पापा पार्शल है, ऐसे पापा के साथ रहना नहीं है ना। पापा के साथ रहना नहीं, पापा को समझाना है कि पापा देखो आपको हमारे साथ रहना है तो हमारा कहना मानना है, हमारा कहना नहीं मानोगे हम वॉलेंट हो जाएंगे, हम मूवमेंट चलाएंगे आपके खिलाफ कि पापा गो बैक, है ना। पापा कहां जाएंगे, पापा अपने रूम में जाएंगे, भाई साहब हमें सुननी नहीं।
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट्स एंड दे वर नो लॉन्गर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो बेल्जियन मॉडल के अकॉर्डिंग ये था कि पावर को डिवाइड किया गया था कैसे, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट पे अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट पे अलग पावर है। कल को आना नहीं कि तुम हमारे भरोसे बैठे, तो तुम्हारे पास अपनी पावर्स है, यूज करो, अपने आप को अच्छे वेल कंडीशन में रखो, लड़ाई नहीं करनी। नेक्स्ट हो गया बच्चों क्या, 100% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम इज नॉट फॉलोइंग द सेम लैंग्वेज रेशियो इन देयर एरियाज जस्टिफाई द स्टेटमेंट। और ये कौन सी बड़ी बात है, बेल्जियम में 100% पॉपुलेशन थी, श्रीलंका में भी 100% पॉपुलेशन थी। ना श्रीलंका में सब एक थे, ना बेल्जियम में सब एक थे। श्रीलंका में सिन्हाला और तमिल थे, बेल्जियम में डच थे, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, जो आपके वलोनियन रीजन था, फ्लेमिश रीजन था, क्रिश्चियन थे, बुद्धिज्म थे और मुस्लिम थे, हिंदू थे, है ना। तो वैसे ही यहां पे पूछा कि 100% जो वो फॉलो नहीं कर रही थी। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की बात तो है कि सच बात है बिल्कुल। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज नॉट फॉलोइंग द सेम लैंग्वेज बिकॉज 59% जो थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे, डच बोलते थे, 41% बच्चे उसमें से 40% लोग वलोनिया में रहते थे, फ्रेंच बोलते थे। और जो रिमोनिंग देख रहे हो, रिमोनिंग कैसा, रिमोनिंग निकल रहा है, रिमेनिंग होता है, पर जबान है ना, क्या करें, तेज चलाओगे वो हमसे और तेज चल रही है, जबान है, रोक नहीं सकते। और 1% जर्मन बोलते थे, क्योंकि आपको पता है कि भाई 59 + 40 + 1 बच गए जो खत्म। सो हाउएवर दिस डिड नॉट हैपन इन द केस ऑफ ब्रसेल्स। पर आपको अच्छे से पता है ये तो फ्लेमिश और वोलोनिया में ऐसा था, ब्रसेल्स में ऐसा नहीं था। ब्रसेल्स में क्या था कि 80% पॉपुलेशन जो थी वो फ्रेंच बोलती थी, वही जो अब यहां पे कम है, जो यहां पे 40% है, जो यहां पे 40% है वो वहां पे 80% है, जो यहां पे मेजोरिटी में यानी कि 59% है वो वहां 20% है, and remaining 20% speaks the Dutch language. So 100% population of Belgium is not following the same language in all the areas. ये हम बात समझ गए। 59 वाले लोग जाकर सेंटर में हो गए 20 और 40 वाले लोग हो गए जाके 80। तो सेम पैटर्न नहीं है, सबकी अपनी भाषा है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, हाउ द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी फॉर्म्ड एंड मोर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द कैपिटल। कैसे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ने एक सिग्निफिकेंट पार्ट बनाया, कैसे, क्योंकि जब आपको पता है कि 59% बोलने वाले लोग कौन है, डच बोलने वाले लोग हैं, और 40% लोग बोलने वाले लोग कौन है, वो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। फिर ये आखिर माइनॉरिटी ने कैसे अपना रोल इतना इंपॉर्टेंट बनाया, तो कैसे बनाया, द टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी जो नजर के कहां आई was comparatively were sparked in 1950s and 60s because the Dutch speaking community took offense against the minority French community which was comparatively rich and powerful। बात यह थी कि डच कम्युनिटी जो ज्यादा थी संख्या में, जो आपको दिख रही है भाई आप 59% हो डच बोलने वाले लोग, इन्होंने देखा कि यार हम ज्यादा हैं पर हम इनके मुकाबले गरीब हैं। फ्रेंच कम होकर भी पैसे वाले लोग थे, तो बहुत सिंपल है, जिस घर में 10 बच्चे होंगे वहां पे तो पैसों की जो इनकम है वो 10 लोगों में बटेगी, बट जिनका एक बच्चा होगा तो वो 10 की इनकम एक पे आएगी। तो फर्क समझ रहे हो कि फ्रेंच कम थे तो ऑब्वियसली उनके मुकाबले रिलेटिवली रिचर थे, तो वो ज्यादा थे, ये एक इशू था। एंड द डच कम्युनिटी रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन मच आफ्टर द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। दूसरा मुद्दा ये था कि डच वालों को ये था कि यार हम लोग ज्यादा हैं तो हमें जो बेनिफिट्स है वो हमें पहले मिलने चाहिए, फ्रेंच को बाद में। बट आप प्रैक्टिकली सोचो, एक इंसान एक दो पड़ोसी हैं, ठीक है, दो पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी का एक बेटा है, एक पड़ोसी के 5 बच्चे हैं, दोनों सेम इनकम कमाते हैं, सेम इनकम है, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, खर्चे वगैरह छोड़ दो वो उनके अपने इंटरनल है, बट इनकम सेम है और घर के आस पड़ोस रहते हैं। अब क्या होगा कि जिसका एक बच्चा है, मान लो 1 लाख रुपए इनकम है, तो उस बच्चे के हिस्से 1 लाख रुपए आया, जिसके पास 5 बच्चे तो उसके हिसाब में 20,000 रुपए आए पर बच्चा। अब मुझे एक बात बताओ, जो डेवलपमेंट है वो 1 लाख वाला यानी कि एक बच्चा लेगा ज्यादा कि वो 20,000 रुपए लेकर बैठने वाले 5 बच्चे लेंगे। सिंपल सी बात है, जिसके पास पैसा कम है वो पहले जो अप्रोच करेगा उसको पैसा बचाए। तो डच और फ्रेंच में एक इशू ये था कि भाई डच वाले जो फ्रेंच है वो ये कहते थे हम मेजोरिटी में बट हमें डेवलपमेंट लेट क्यों मिल रही है, इनको पहले क्यों मिल रही है, ये तो कम है ना। तो नेक्स्ट क्या था, द सेकंड इशू वाज दैट द डच स्पीकिंग कम्युनिटी कॉन्सिडर मेजोरिटी ऑफ द कंट्री। डच स्पीकिंग कम्युनिटी मेजोरिटी में, हमको डेवलपमेंट बाद में मिल रही है, हमको पहले चाहिए, तो बहस है। तो क्या होता है, स्टिल द स्ट्रेंथ ऑफ द डच स्पीकिंग कम्युनिटी सिग्निफिकेंटली लेस इन द कैपिटल। हमने देखा कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी की लेस थी, क्यों थी, 80% जो थे वो क्या थे, फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, 20% डच बोलने वाले लोग थे, जो कि पूरे नेशन में कितने थे 59, और ये कितने थे 40। So less in the capital, which means the French speaking community formed a more significant part of the capital। तो हम ये मान सकते हैं कि डच जो कम्युनिटी बेशक ज्यादा थी बट रिलेटिवली पुअर थी देन किसके, फ्रेंच कम्युनिटी की। तो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो वैसे पॉपुलेशन में माइनॉरिटी में थी बट कैपिटल में जो है वो मेजोरिटी में थी। तो हमने देखा कि कैसे वो सिग्निफिकेंट पार्ट बनी, कैसे उसका रोल रिवर्स होता है। Next is, there are 2 communities residing in Sri Lanka with variation in their population support this statement। श्रीलंका में 2 जो है
कम्युनिटीज रहती हैं और उनका जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग रेशियो, वो तो सबका ही अलग हमने पढ़ा, इसको बताना है। तो स्पीकर में मोस्ट ऑफ द स्पीकर क्या थे? सिन्हालाज थे। जो बचे हुए थे वो क्या थे? तमिल्स थे। 74% सिन्हालाज, तमिल के 18%, और इसी 18% में भी बटे हुए हैं कैसे? इंडियन तमिल्स। क्योंकि हमने देखा ना, तमिल्स का मतलब क्या है बच्चों? तमिल्स का मतलब यह है कि श्रीलंका के भी हैं प्लस इंडिया के भी हैं, जो इंडिया के फोर फादर जो पहले ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में जो वहां काम करने गए, यानी कि 74% तो हो गया सिन्हाला। बच गया कितना 100 में से भाई? 26। 18% जो है वो तमिल्स हैं, बच गया जो बाकी का फिर अलग लोग हैं। तो डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड थे तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स होते थे और इंडियन तमिल होते थे। श्रीलंकन तमिल्स जो वो वहीं के थे, इंडियन तमिल्स जो वो यहां से गए हुए लोग थे। श्रीलंकन तमिल्स जो वो 13% थे। क्यों? क्योंकि 26 की बात हो रही है, 26 में टोटल 18% मतलब जो है वो तमिल्स है। बचे हुए 18 प्लस 8, तो 18% में 13% हो गए। ये भी नहीं कि बचे हुए 5% थे वो इंडियन तमिल्स थे। यानी कि तमिल्स में भी कैटेगराइजेशन, श्रीलंकन तमिल्स तो है ही है, समझ रहे हो? तमिल्स में जो है श्रीलंकन तमिल्स देखा प्लस इंडियन तमिल्स देखा, ये जो है वो 13% है, ये जो है कितने 5% है, यानी कि टोटल 18% है। 18 में कैसे होगा? श्रीलंका वाले ज्यादा हैं, इंडिया वाले कम है, ठीक है। एंड सिन्हालाज लैंग्वेज स्पीकर आर बुद्धिस्ट। जो सिन्हालाज हैं, जो ये 74% लोग हैं, ये क्या है? ये बुद्धिस्ट हैं सारे के सारे। एंड इंडियन तमिल स्पीकर कैसे थे? वो बटे हुए थे, हिंदू थे या फिर मुसलमान थे। एंड ओनली 7% आर दोज लाइक बोथ तमिल्स एंड सिन्हालाज एंड दे आर क्रिश्चियन। तो बचे हुए जो 8% आप देख रहे हो, इसमें 7% जो वो क्रिश्चियंस थे, जिसमें सिन्हाला जो है सिन्हाला और ये तमिल दोनों इंक्लूड थे, यानी कि इसमें। और बचा हुआ जो 1% है वो फिर अदर्स थे। आई होप आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे था। समझ में आया कि नहीं आया भाई बताओ? कोशिश करते एक बार और आपको बताते हैं, अगर जिनको नहीं आया समझ में। पेन है, ठीक है। 100% पॉपुलेशन है भाई, चल जाओ, ऐसा क्यों गद्दारी कर रहे? चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ चल रहा है। 100% टोटल है, जिसमें से हमने देखा कि 74% एक तरफ, 18% एक तरफ, और बच गया कितना? 26 था तो 8% बचा। इस 8% में भी क्या है कि हमने डिवीजन लिया है 7 + 1 का। 7% में आपके फिर से अगेन सिन्हालाज प्लस तमिल्स हैं, बट ये जो 8% है ये क्या है? ये क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। ये जो 18% है ये तमिल्स हैं। तमिल में भी 2 हैं, एक आपके श्रीलंका के हैं और एक आपके इंडिया के। आई होप आपको ये नजर आ रहा होगा बच्चों, बहुत छोटा क्योंकि जगह कम है, और समझा देते थोड़ा, बट डायग्राम समझ लो। श्रीलंका है, ये 13% है, ये 5% है, ये 18% हो गए। ये जो लोग हैं वो कंप्लीटली कौन है? सिन्हालाज हैं। यानी कि 100 में से 74% सिन्हाला जो कि बुद्धिस्ट है, 18% वो तमिल है, उसमें श्रीलंका के तमिल है, हमारे तमिल है। श्रीलंका वालों की परसेंटेज 13 है, हमारे वालों की 5 है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम बटे हुए हैं। और जो 7% क्रिश्चियन है, जिसमें सिन्हालाज और तमिल दोनों है, 1% बचे हुए बेचारे लोग हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया कि अलग अलग वेरिएशन कैसे है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सिविल वॉर वाज द रिजल्ट ऑफ द डिस्ट्रस्ट बिटवीन सिन्हालाज एंड इंडियन तमिल्स टर्न द सिविल वॉर। हाउ डू यू जज दिस स्टेटमेंट? यानी कि सिन्हाला और तमिल की जो लड़ाई थी उसकी वजह से सिविल वॉर, मतलब लोगों के बीच में तनातनी थी। आप इसको कैसे स्टेटमेंट को जज करते हैं, कैसे देखते हैं? तो बात यह है कि व्हेन सिन्हालाज की स्टैब्लिश की गई देयर सुप्रीमेसी बाय वर्ड बाय एक्ट ऑफ 1956, तो श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीजन स्ट्रगल टू गेन इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो वहां के तमिल्स ने बोला कि अरे इनकी कैसे चलेगी, हम मूवमेंट लॉन्च करें। उन्होंने लॉन्च किया एंड रीजनल ऑटोनॉमी पाने के लिए एंड रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। किस लिए? क्या? ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, बराबर समानता मिले, आजादी मिले। और इन द 1980s में ऐसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेवरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द LTT मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका टू डिमांड, जो श्रीलंका के ईस्टर्न पार्ट थे जो आपने देखा था, ये वाले जो पार्ट थे, उन्होंने डिमांड किया क्या? एन इंडिपेंडेंट तमिल ईलम। ईलम मतलब यहां पे होता है बच्चों स्टेट, यानी कि जो नॉर्थ और ईस्टर्न में जो तमिल्स थे, अब उन्होंने रिवॉल्यूशन छेड़ दिया है सिन्हालाज के खिलाफ कि भाई हमको भी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी चाहिए। सो द फाइट फॉर द इक्वालिटी थी बिटवीन किसके बीच में? सिन्हालाज एंड तमिल कम्युनिटीज के बीच में। उससे होगी एक लड़ाई, क्रिएटेड अ डिस्ट्रस्ट बिटवीन दीज 2 कम्युनिटीज। दैट इज कौन सी कम्युनिटीज? सिन्हालाज एंड तमिल्स, व्हिच टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, जिससे लड़ाई बढ़ने लगी और रिजल्ट हुआ सिविल वॉर। द सिविल वॉर वॉज अफेक्टेड, 1000 ऑफ लोग मारे गए, घायल हुए, सब कुछ हुआ। किल्ड मेनी पीपल, लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स एंड फोर्स्ड मेनी फैमिलीज टू लीव द कंट्री, और बहुत सारे लोग देश छोड़कर चले गए। So the civil war not only affected the people lives, but also affected the country, social, cultural and economical, which ended in 2009.
तो हमने देखा था कि सिविल वॉर जो उसका रीजन यही था कि वे दोनों कम्युनिटी में तनातनी थी। एक कम्युनिटी जो अपना प्रभाव बना रही थी, मेजोरिटी अपनी बना रही थी, वहीं से दूसरी कम्युनिटी जो सप्रेस नहीं हुई थी उसने बैकफायर किया। तमिल्स ने बैकफायर किया और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें आपने ये पढ़ाई है कि भाई एलटीटी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, इसने डिमांड किया फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, उनकी इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सब डिमांड किया। उसकी वजह से क्या हुआ, तनातनी हुई, लोगों में बहस हुई, लड़ाइयां हुई, मारधाड़ हुई और सिविल वॉर जैसी स्थिति क्रिएट हो गई। और 2009 में ये जो सिचुएशन है सिविल वॉर है वो एंड हुआ जब बहुत सारे लोग मर गए थे, देश छोड़ के चले गए। इससे क्या होता है, वॉर से हमेशा इकोनॉमी इंपैक्ट होता है, पॉलिटिकल इंपैक्ट होता है, सोशल इंपैक्ट होता है, हर नुकसान होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजंस कैन बी द बेसिस फॉर पावर शेयरिंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अरे सिंपल तो है, प्रूडेंशियल एंड मोरल बेसिस बिल्कुल हो सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट, यानी पावर शेयरिंग को जो है डिवोट करने के लिए, पावर शेयरिंग को समझाने के लिए। कैसे हो सकते हैं, पहले प्रूडेंशियल देख लेते हैं। शेयरिंग पावर कैन रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। प्रूडेंशियल क्या कहता था कि अगर पावर डिवाइड करोगे तो लड़ाई नहीं होगी, लोगों में इक्वालिटी बनी रहेगी। सो इफ पावर शेयरिंग इज नॉट डन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट कैन हिंडर द ग्रोथ एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। क्यों, पावर शेयरिंग आपने की है तो भाई उससे लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं बनेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, लोग डेवलपमेंट की तरफ काम करेंगे, लड़ाई का मुद्दा ही नहीं है। एंड क्या होगा, इट इज नॉट वर्थ इफ द मेजोरिटी डिसीजंस आर पुट ओवर द माइनॉरिटी बिकॉज इन द शॉर्ट रन इट मे नॉट अंडरमाइन द नेशनल यूनिटी, स्टिल इन द लॉन्ग रन दिस अंडरमाइन द कंट्रीज यूनिटी। आप आज तो कैसे भी डरा धमका के लोगों से काम करा लोगे, बट ध्यान रखना लोगों को जब जब अपने अधिकारों की याद आएगी, जब जब उनको लगेगा कि हमारे अधिकार छिन गए, हमें उतनी इज्जत नहीं मिली, वो विरोध करेंगे, वो विरोध करेंगे, वो अपोज करेंगे। अपोज करेंगे तो क्या होगा, कंट्री की डेवलपमेंट पे आगे असर पड़ेगा। जब जब कोई अच्छी बात होगी वो लोग आके फटाफट कर देंगे, नहीं मान रहे हैं बात, क्या करोगे बोलो, तो लड़ाई होगी, तो होगा क्या, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनेगी। बट यहां क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज ऑलवेज मेंटेन विच विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। अगर आपको पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से बचना है, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप पावर शेयरिंग करो। मोरल क्या कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बेसिक बेस है भाई, किसका, डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी बनती वही है जहां पावर शेयरिंग होती है, बिकॉज क्यों, दोज हु अटैच टू इट्स एंड देन कैन बी अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। जिन लोगों से आप कानून बनवाओगे, जिन लोगों के लिए बनाओगे, जिनसे आपको काम चलाना है, वो लोग इफेक्ट होंगे, तो पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी, वरना उनके बिना नहीं होगा। एंड एवरी पर्सन हैज द राइट टू आस्क हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड बाय व्हाट विल देयर पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। और हर इंसान को अधिकार होता है कि हमें कैसे रूल किया जाएगा। हम अपने देश में रहते हैं, इंडिया में हम पूछ सकते हैं कि भाई साहब क्या कानून बनाए, किसके लिए बनाए, हम बहस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे तो कोर्ट से बोलो, तो होती है। सो इन्हें लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनती है जिसमें लोगों को बराबर का हक मिलता है कि जो लोग चलाते हैं सरकार को, जो लोग सांसद विधायक होते हैं और जो नॉर्मल लोग होते हैं, दोनों के बराबर राइट्स है। आपको नहीं पसंद आ रही, अगली बार सरकार हटा देना। आई होप आपको प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन समझ में आ गए कि प्रूडेंशियल ऐसे सोच कह रहा है कि यार कर दो, शांति बनी रहेगी, इक्वालिटी बनी रहेगी, वायलेंस नहीं होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। मोरल क्या कह रहा है, अरे बेसिक है यार, ये तो आप करोगे तो आपको वैसे ही ग्रोथ मिलेगी, लोग इक्वल होंगे, लोग लड़ाई नहीं करेंगे, आपका सब कुछ ठीक चलता रहेगा। क्यों, लोगों के द्वारा ही तो चली जानी है सरकार। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, differentiate between the sharing of power among the different organs of the government and power among government at different levels। यानी कि आपको डिफरेंस करना है किसमें, among the different levels, different organ जो होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड पावर जो होती है डिफरेंट लेवल्स पे। तो हम डिफरेंट ऑर्गन की बात कर लेते हैं। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमें अच्छे से पता है, हम पढ़ के आए हैं, एक कानून बनाने वाला, एक कानून को लागू करने वाला, और दूसरा उसको सुपरविजन करने वाला। सो द लेजिस्लेचर इनेक्ट द लॉ, लेजिस्लेचर लॉ को इनेक्ट करता है, बनाता है, एंड एग्जीक्यूट उसको इंप्लीमेंट करता है ना। एंड द जुडिशरी इज द लास्ट ऑर्गन दैट इंटरप्रेट्स द लॉ। जो कानून अगर किसी को समझ में आता है ना, आजा सलाखों के पीछे, इसको ऑर्डर दो भाई, समझाओ। कानून का मतलब ही है कि भाई साहब को कानून समझ नहीं आया, इसके लॉ में ये होता है, तो कानून पढ़कर ये समझते हैं सेटल डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े होते को सेटल किया जाता है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस मिलता है सभी लोगों को। सो एवरी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर, और ये एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं। देखो, कोई एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री और या संसद ने अपनी मर्जी से कोई काम किया तो जुडिशरी उस पर उसकी लगाम लगा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, विच अरेंजेस चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनता है। मतलब आप कोई काम कर रहे हो, आपके पीछे अगर कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, तो आप फिर बेलगाम घोड़े हो जाओगे। आप बेलगाम घोड़े पर लगाम लगाने के लिए ही तो जुडिशरी बनी है, जो थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है। बिकॉज द एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट द लॉ इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर, एट लास्ट दीज लॉज आर इंटरप्रेटेड और सेटल्ड बाय द जुडिशरी। और जुडिशरी का काम ही यही है, सांसद से और एग्जीक्यूट से, यानी प्रेसिडेंट से जब कोई बात नहीं समझ में आ रही, लोगों को कोई दिक्कत हो रही है, तो लोग जुडिशरी पे जाते हैं। तो ये होता है डिफरेंट ऑर्गन का काम। आप करते हैं डिफरेंट लेवल पे। तो देखो, कोई भी पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, कोई नीचा ऊंचा नहीं होता, सभी सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सबकी सेम वैल्यू है, सब इंटीग्रेटेड है। सो देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। तीन तरह की गवर्नमेंट होती है, हमने अच्छे से पढ़ा है कि भाई सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, है ना।
ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर बैठी तो बहुत ताकतवर है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई वैल्यू नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी वैल्यू है। स्टेट गवर्नमेंट बहुत ऊपर बैठी तो लोकल गवर्नमेंट की वैल्यू नहीं है। इलेक्शन हो रहे हैं, दैट मींस उस ऑर्गेनाइजेशन, उस बॉडी की वैल्यू है। तो यहां पे क्या होता है, ये तीनों बराबर हैं, एंड दीस थ्री शेयर द पावर अमंग देमसेल्फ, ये तीनों पावर शेयर करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे काम करती है, लोकल गवर्नमेंट ग्रास रूट्स पे बच्चों के लिए यानी कि अपने लोकल लोगों के लिए काम करती है। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसे हम जो है क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। और इंडिया में से क्या कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। समझ में आ गई बात। स्टेट गवर्नमेंट आर आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद काम करती है, विच वर्क फॉर द स्टेट वेलफेयर, जो स्टेट वेलफेयर के लिए काम करती है, जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं, रीजनल गवर्नमेंट कहते हैं, और हमारे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप। एंड थर्ड क्या रह जाता है हमारा, थर्ड रह जाता है हमारा लोकल गवर्नमेंट, जिसे पंचायती राज कहते हैं, क्योंकि जगह नहीं थी तो यहां पे लिख दिया। पंचायती राज नगर पालिका कहते हैं, जिसमें लोकल गवर्नमेंट जो होती है, जो गांव में जो लोगों की लोकल समस्या होती है उनके लिए काम करती है। यानी कि 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, स्टेट, सेंट्रल, लोकल, तीनों इंटीग्रेटेड है, तीनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं, मिलकर काम करते हैं, कोई किसी से ऊंचा नहीं, कोई किसी से नीचा नहीं, सभी लोग बराबर हैं। बस सीक्वेंस बदला हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है, स्टेट गवर्नमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट आती है, तीनों के चुनाव होते हैं, तीनों ही वैल्यूएबल हैं। तो बच्चों आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। ये भाई साहब बहुत अच्छी तरीके से नमस्कार कर रहे हैं, पता नहीं मुंह खोल रहे हैं कि नहीं खुला हुआ है, बट चाइनीज जैसे लग रहे हैं ना। तो जैसे इनका थैंक यू कर रहे हो आप लोग, वैसे मैं आपका थैंक यू करता हूं, क्योंकि आपने इस पूरे सेशन में किए हुए जो क्वेश्चन है वो आप में के पूरे टॉपिक हो चुके हैं, आपका पूरा चैप्टर हो गया। अब कर्तव्य यानी कि ड्यूटी ये बनती है कि आप इन क्वेश्चंस को फिर से पढ़ें, समझें, दिमाग में बिठाएं, समझें। रटना नहीं है कि यही ऐसे रटा जाके सीधा सर्व कर दो, समझो चीजों को, सारी चीज आपने कर ली। और ऐसे ही सीरीज आगे आपकी चलती रहेगी, आपको पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से कराए जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि अपनी इस क्लास में आप लोगों को सब कुछ मैं समझा चुका हूं, सब कुछ समझ में आ चुका है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, है ना। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। बाय बाय, थैंक यू, चलो बाय।